दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फ्लर्टी वाइफ्स रूड हीरो एपिसोड 11। पैनिक अमायरा और ट्रूथ रिवील। मिसेज जिंदल अमायरा को लेकर एक पेड़ के पास खड़ी थी। वो लगातार अमायरा के चेहरे को देख रही थी। उसके बाद वो अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। उन्होंने महसूस किया अमायरा पहले से और भी पतली हो गई है। यही नहीं, वो खूबसूरत भी हो गई है। बस उसकी आंखें देखकर मिसेज जिंदल एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि अमायरा उन्हें अजनबी की तरह देख रही थी। अमायरा काफी देर तक शांत रहती है, पर जब वो खुद को रोक नहीं पाती तो उसने मिसेज जिंदल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या बात करनी है? मिसेज जिंदल की आंखों में आंसू आ गए थे अमायरा को इतने वक्त बाद देखकर, मगर ऋषभ ने उनके मन में काफी जहर भर दिया था, इसलिए वो जल्दी से अपने उन आंसू को पोंछ लेती है। फिर सख्ती से अमायरा को देखते हुए बोली, अमायरा, क्या तुम सच में नहीं जानती मैं कौन हूं? अमायरा थोड़ी हैरान थी कि उसके सामने खड़ी औरत को उसका नाम पता है, मगर फिर वह धीरे से बोली, नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर थोड़ी सी जानी पहचानी जरूर लगती है आप। उसकी बात सुनकर मिसेज जिंदल खुद को संभालती है, फिर तीखे स्वर में बोली, अमायरा, तुम कुछ महीने पहले हमारी जिंदगी से चली गई थी, तो अब क्यों वापस आ गई हो? बेहतर होगा चली जाओ और कभी वापस मत आना। तुम्हारे कारण मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ महीने पहले जब तुम चली गई थी, उसने खुद को चार दीवारी में बंद कर लिया था, खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं करता था। वो रूम से बाहर तभी निकला था जब वो तुम्हें ढूंढना चाहता था। उनकी बात सुनकर अमायरा शॉक हो गई थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बेसब्री से कहा, आंटी, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए, और आप मुझे कैसे जानती हैं? उसके मुंह से आंटी सुनकर मिसेज जिंदल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अमायरा हमेशा उन्हें मॉम कहती थी। मिसेज जिंदल एक बार फिर से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। उन्होंने अमायरा की तरफ पीठ कर ली थी, क्योंकि वो उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मेरा बेटा तंश तुम्हारा हस्बैंड है, जिसे तुम छोड़कर गई थी। पर क्यों छोड़कर गई थी, किसी को नहीं पता। तुम्हारे कारण उसकी ऐसी हालत हुई है। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तुम अगर उसकी जिंदगी से चली जाओगी तो वो सही हो जाएगा। इसलिए इस शहर से चली जाओ और कभी वापस मत आना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अमायरा अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी थी। उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया है। वो धीरे से बोली, हस्बैंड? मेरा हस्बैंड कौन है? और आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे छोड़ दिया। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर मैंने उसे छोड़ा होता तो आज मैं यहाँ न होती, और नहीं मैंने अपनी याददाश्त खोई होती। जैसा कि आपने कहा, आपके बेटे ने मुझे ढूंढा। अगर उसने मुझे ढूंढा होता तो क्या मैं उसे मिल नहीं जाती? आपके कपड़ों को देखकर साफ पता चल रहा है कि आप अमीर खानदान से हैं। मैंने तो सुना था अमीर खानदान सब कुछ कर सकता है, फिर एक जिंदा इंसान को क्यों नहीं ढूंढ पाया? मिसेज जिंदल को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, मगर वो इस बार पलटकर गुस्से में बोली, चाहे जो हो, बस तुम उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आओगी। मैंने सुना है वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक कि उसने अपना नाम तक बदल लिया है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर वो तुम्हारे करीब आए तो उसे खुद से दूर कर दो। छोड़ दो मेरे बेटे को अकेला। पागल हो गया है वो तुम्हारे पीछे। पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है। उसे बस तुम ही दिखती हो। अगर उसे मुझ में और तुम में किसी एक को चुनना पड़े ना, तो वह बिना किसी झिझक के तुम्हें चुनेगा। पर मुझे तुम्हारी जैसी लड़की अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए, जो उसकी जिंदगी बार बार बर्बाद करे। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे को खुश रखे, पर तुम वो इंसान नहीं हो जो उसे खुश रख सकती हो। उनके एक एक शब्द अमायरा के दिल को चोट पहुंचा रहे थे, मगर अमायरा बिना भाव से खड़ी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। पर उसकी मुट्ठी कस रही थी। जो भी अमायरा को गहराई से जानता है वो जरूर समझ जाता कि अमायरा इस वक्त क्या फील कर रही है। अचानक अमायरा हंसने लगती है। मिसेज जिंदल हैरान थी। उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? अमायरा हंसते हुए पेड़ को पकड़ लेती है, फिर अपने बालों में हाथ फेरकर इधर उधर देखने लगी। शायद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। फिर मिसेज जिंदल को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, लोग सही कहते हैं, बहू की सबसे बड़ी दुश्मन या तो नंद होती है या सास होती है। लेकिन इत्तेफाक से मैं वो भोली भाली बहू नहीं हूं जो सास के ताने सुनकर अपने आंसू बहाने लगे। पहली बात, मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरी सास हैं? दूसरी बात, मुझे सबूत लाकर दीजिए कि मैं आपके बेटे की जिंदगी पर बोझ हूं। तीसरी बात, कौन है आपका बेटा? अगर इतना ही प्यार करता है तो ढूंढ क्यों नहीं पाया मुझे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कब से यहाँ खड़ी होकर मुझे ताने दे रही हैं? क्या आपको अपने पोते की फिक्र नहीं है? आप जब से आए हैं एक बार भी आपने मेरे बच्चों के बारे में नहीं पूछा। इसका साफ मतलब है, न तो आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, न ही अपने पोते से।
आप बस यहाँ मेरे सामने डेली सोप की प्यारी सासू माँ की तरह आंसू बहाने आए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाली और न ही मैं रोने वाली हूँ। इसलिए आपका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया है कि आप मुझे गिल्टी फील करवा सकती हैं। अमायरा के इस एटीट्यूड को देखकर मिसेज जिंदल एक कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि अमायरा ने पहले कभी भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। उनकी नजरों में अमायरा हमेशा से एक प्यारी, कमजोर और शरारती लड़की थी, मगर आज वो अमायरा का एक नया ही रूप देख रही थी। वो अपनी आंखें बड़ी करके अमायरा को देखते हुए बोली, अमायरा, ये तुम कैसे बात कर रही हो? अमायरा उनकी बात को इग्नोर करती है, फिर उन्हें इंटरेस्ट के साथ देखते हुए बोलती है, वैसे कौन है आपका बेटा जिसके लिए मैंने 4 बच्चे एक साथ पैदा कर दिए? फिर तो जरूर वो कोई महान इंसान होना चाहिए। मैं भी एक बार उस भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। देखूं तो आखिर वो कौन सा हूर का परी है जिससे मैंने शादी की। मिसेज जिंदल गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, अमायरा, तंश के बारे में ऐसा मत बोलो, और वह यहीं पर है। आज मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, उसके साथ ही मैं अपने पोते को भी लेकर जाऊंगी। अब अमायरा को गुस्सा आने लगा था। उसने ठंडे भाव से मिसेज जिंदल को देखकर कहा, डियर डेविल सासू माँ, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने के बारे में कभी सोचिएगा भी मत, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे धमकी मत दीजिएगा कि आप कोर्ट जाएंगी। अगर आप कोर्ट जाएंगी तो मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं एक लाचार पत्नी हूँ, जिसका पति उसे टॉर्चर करता है। मैं साफ साफ साबित कर दूंगी कि मेरा पति एक बेवफा है और उसे किसी और से प्यार हो गया था, इसलिए कुछ महीने पहले उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सबूत के तौर पर मेरे पास दृष्टि है, क्योंकि मैं उसे घायल हालत में मिली थी। मैं आपके बेटे के साथ साथ आप पर भी केस करूंगी कि आपने मुझसे दहेज की डिमांड की और जब मैंने मना किया तो आपने भी मुझे मेंटली टॉर्चर किया। एक साथ आपके पूरे खानदान को जेल भिजवा दूंगी। और अपनी प्रॉपर्टी की चिंता मत करिएगा। वो क्या है ना, मुझे पैसों से और हैंडसम लड़कों से बहुत प्यार है। अगर आपका बेटा हैंडसम हुआ तो मैं उसे अपने पास रख लूंगी, वरना पैसों की देखभाल तो मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है। मेरी यह बात ध्यान में रखिएगा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए चाहे मुझे झूठ ही क्यों न बोलना पड़े, मैं वो भी बोलूंगी। इतना कहकर अमायरा वहां से जाने लगती है। मिसेज जिंदल उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोली, अमायरा, हद पार मत करो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं बस एक चीज तुमसे मांग रही हूँ और वो ये कि मेरे बेटे से दूर रहो, वरना। अमायरा पलटकर उन्हें मुंह पर जवाब देती है, वरना क्या? वो सब छोड़िए, एक काम करते हैं, क्यों ना आप मुझे डाइवोर्स दिलवा दें। उसके साथ ही मैं आपके बेटे की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी ले लूंगी, क्योंकि मेरे पास उसके 4 बच्चे हैं। ये काफी अच्छा तरीका है, मेरा भी फायदा और आपका भी। ये कहकर अमायरा तुरंत वहां से चली जाती है। वो एक पल भी वहां रुकी नहीं थी, मगर जाते वक्त अमायरा के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि उसका हस्बैंड नाम बदलकर उसके पास ही रह रहा है। अमायरा घर के अंदर जाती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी नजर आकर्षित पर पड़ती है। एक पल के लिए वह ठहर जाती है। उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया जिससे वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, फिर विला के अंदर चली जाती है। मिसेज जिंदल अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उनसे कुछ बोलता नहीं बन रहा था, क्योंकि वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अमायरा को क्या जवाब दें। अमायरा के जाने के बाद उन्हें होश आता है। वो उस दिशा में देखती हैं जहां पर अमायरा गई थी। फिर वो खुद से बोली, अमायरा बहुत बदल गई है, या फिर शायद वो पहले से ही ऐसी थी, बस मेरे सामने ही नर्म दिल थी। क्या मैं उससे ये सब कह के सही कर रही हूँ या नहीं? या फिर मैं ऋषभ की बातों में आकर कुछ गलत कर रही हूँ? कहीं ऐसा न हो कि बाद में मुझे ही पछताना पड़े। इतना कहते हुए वो पेड़ के पास रखे एक पत्थर पर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अमायरा बहुत गुस्से में थी। अपने रूम में पहुंचते ही वो सारे सामान को तोड़फोड़ देती है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब उनमें आंसू आ गए थे। उसकी नजर बेड पर सो रहे चारों बच्चों पर पड़ती है, तो वो तोड़फोड़ करना बंद कर देती है। अंदर से वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा हो। वो जल्दी जल्दी सांस लेती है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। पर 10 मिनट बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने ड्रॉर खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला। उसने सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबाया और उसे लाइटर से जलाकर बालकनी में चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बालकनी के एक साइड खड़ी होकर सिगरेट के कश लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे अपने गर्दन में हाथ फेरने लगती है। सिगरेट के 3 कश लेने के बाद ही उसका शरीर थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। अमायरा फिर से कश लेने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक दी। अमायरा गुस्से में पलटकर देखती है तो दृष्टि खड़ी थी। फिर अमायरा दूसरी तरफ देखने लगती है। दृष्टि उसके कंधे पर हाथ रखकर गुस्से में बोली, क्या कर रही हो? यहाँ बेबीज हैं और तुम सिगरेट पी रही हो? अमायरा दीवार का सहारा लेकर खड़ी होते हुए बिना भाव से बोली, तुम्हें पता है ना, जब मैं ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, और मैं अपने मन से ये सब नहीं पीती हूँ। पूरे 4 महीने बाद मैंने इसका इस्तेमाल किया है।
दृष्टि उसे घूरते हुए कठोर लहजे में बोली, मानती हूँ डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, मगर सिर्फ एक बार, तुम्हें नशेड़ी बनने के लिए नहीं कहा था। और क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने गुस्से में हो? अमायरा कुछ नहीं बताती और कुछ सोचने लगती है। उसके सामने वाले विला से कोई उसे लगातार देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि आकर्षित था। वह अमायरा को सिगरेट पीते हुए देख रहा था। अमायरा को इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया और वो जल्दी में अपने रूम से बाहर चला गया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अमायरा सिगरेट कब पीती है। आकर्षित अपने विला से बाहर आ जाता है, तभी उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई देती है। यह मिसेज जिंदल थी, जो कार में बैठकर जा रही थी। उन्हें यहां देखकर आकर्षित के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। उसकी नीली आंखें इतनी डरावनी हो गई थी कि अगर कोई उसे देख लेता तो जरूर डर जाता। आकर्षित जल्दी से अपनी कार में बैठता है और गुस्से में उनका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अमायरा ने ध्यान नहीं दिया था, मगर उसकी तोड़फोड़ से उसका एक शैतान बच्चा जरूर जाग गया था, जो बाकी बच्चों को जगाने के लिए काफी था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ष था। आखिर क्यों आकर्षित रखता है अमायरा पर इतनी नजर? क्या मिसेज जिंदल और आकर्षित का कोई रिश्ता है? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 12, थप्पड़ पर थप्पड़। कर्ष उठकर बैठ गया था। वह अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मसल रहा था, फिर आसपास देखने लगा। पहले तो वह रोने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके तीनों भाई उसके अगल बगल सो रहे हैं, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसके लेफ्ट साइड पर तक्ष लेटा था, राइट साइड पर अंश, और अंश के राइट साइड पर प्रांश सो रहा था। तक्ष को देखते ही कर्ष खुश हो गया। कर्ष तक्ष के बगल में लेटकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, बेबी बेबी। वो क्यूट तरीके से बोलते हुए लगातार उसके गालों को सहला रहा था, जैसे उससे बहुत प्यार करता हो। फिर उसने देखा कि तक्ष उठ नहीं रहा है, तो वह उठकर बैठ गया। कुछ सोचकर वो फिर से तक्ष के ऊपर लेट गया। तक्ष को जब अपने ऊपर भार महसूस हुआ, तो वो कसमसाते हुए करवट लेने लगा, मगर वो करवट ले नहीं पा रहा था। मगर अभी भी तक्ष नहीं उठा था। कर्ष ये देखकर उसके गालों को सक करने लगा और अचानक ही बाइट कर लेता है। तक्ष को जब दर्द हुआ तो वो रोने लगा। कर्ष ये देखकर उसके गालों को सहलाता है, फिर उसके ऊपर से उठकर उसे थपकी देते हुए तोतली आवाज में बोला, बेबी निन्नी निन्नी। कर्ष उसे शांत करवाने लगा, क्योंकि वो अक्सर अमायरा को ये सब करते हुए देखता था। तक्ष सिसकते हुए आंखें खोलकर उसे देखने लगा। तक्ष चुप हो गया था, मगर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। वो करवट लेकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ष उसे जबरदस्ती उठा रहा था। इसलिए इरिटेट होकर तक्ष उठकर बैठ गया और कर्ष के ऊपर चढ़ गया। वो दोनों लड़ते लड़ते अंश के ऊपर गिर गए थे। तक्ष और कर्ष एक दूसरे के बालों को बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए थे। दोनों का पूरा भार जब अंश के ऊपर बढ़ने लगा, तो अंश की भी नींद खुलने लगी थी। उसने देखा कि उसके दोनों भाई उसके ऊपर चढ़कर लड़ रहे हैं। अंश परेशान होकर जोर से चिल्लाया, मम मम। कर्ष और तक्ष दोनों ही जल्दी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं और अपनी जगह पर लेट जाते हैं। अमायरा, जो बालकनी में थी, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से आ जाती है। उसने देखा कि कर्ष, तक्ष और त्रांश लेटे हुए हैं, लेकिन अंश बैठा हुआ था। अमायरा को देखते ही अंश कर्ष और तक्ष की तरफ इशारा करके बोला, मम ये। अंश की आंखों में अभी भी नींद नजर आ रही थी। अमायरा जल्दी से उसे गोद में उठा देती है, फिर उसके गाल पर किस करके प्यार से बोली, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में नींद है, फिर भी तुम जाग गए हो? अंश अपनी नींद भरी आंखों से कर्ष और तक्ष की तरफ देखकर इशारा करता है। अमायरा तक्ष और कर्ष को देखती है। दोनों अभी भी बच्चे थे, इसलिए उनके लिए एक्टिंग करना मुश्किल था। दोनों ने कस के अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। ये देखकर अमायरा समझ गई कि दोनों ड्रामा कर रहे हैं। वो अंश को बैठाकर दोनों को घूरते हुए बोली, ड्रामा बंद करो और उठकर बैठो। कर्ष, क्या तुमने अपने भाइयों को जगाया? कर्ष अभी भी लेटा था। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और धीरे से बोला, मम निन्नी। अमायरा उसे उठाकर बैठाते हुए उसकी नाक को खींचते हुए बोली, शैतान बच्चे, अगर तुम सो रहे हो तो बोल कैसे रहे हो? तुम्हारा मैं क्या करूं? कल से मैं तुम्हें अलग रूम में सुलाऊंगी, अगर तुमने अपने भाइयों को परेशान किया तो। कर्ष तुरंत अपनी आंखें खोलकर तक्ष की तरफ इशारा करता है। वो अमायरा को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने किसी को नहीं जगाया, सबको तक्ष ने जगाया है। अमायरा तक्ष की तरफ देखती है तो तक्ष भी उठकर बैठ गया था। वो कर्ष की तरफ इशारा करने लगता है। तक्ष अंश को, मम कच। अमायरा दोनों को इग्नोर करते हुए अंश से पूछती है, बताओ किसने लड़ाई शुरू की? अंश कंफ्यूज था, क्योंकि जब वो जागा था तब दोनों भाई लड़ रहे थे, इसलिए वो बस अमायरा को देखा, क्योंकि पहले कौन जगा था उसे नहीं पता था। अमायरा अपने सिर को मसलकर परेशान होकर बोली, तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो। देखो पिकस सो रहा है, अब उसे मत जगाना। अमायरा ने देखा कर्ष कैसे दांत दिखा रहा है। सभी बच्चों के आगे के केवल 4 दांत ही अभी आए थे। कर्ष बहुत क्यूट लग रहा था। अमायरा देखती है कि अंश को नींद आ रही है, तो वह अंश को लिटा देती है और तक्ष को भी, क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। फिर कर्ष को गोद में उठाते हुए अमायरा मुंह बनाकर बोली,
तुम मेरे साथ चलो, वरना तुम फिर सबको परेशान करोगे। अमायरा बेड के चारों तरफ पिलो लगा देती है, फिर कर्श को लेकर जाने लगी। कर्श खुश होकर बेड पर लेटे अपने तीनों भाइयों को देखते हुए हाथ हिलाकर बाय करते हुए बोलता है, बेबी, बाय बाय, बाय बाय। दृष्टि अपने सिर को ना में हिलाती है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, बस ऐसे ही बच्चों से बहुत डर लगता है, इसलिए आज तक मैंने कभी बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया और नहीं कभी शादी करूंगी। कहते हुए वह भी रूम से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ मिसेज जिंदल की कार सड़कों पर चल रही थी। वो चुपचाप विंडो के बाहर देख रही थी। ठीक उसी वक्त एक कार उनकी कार को ओवरटेक कर देती है और सामने कार को रोक देती है। ड्राइवर ने एक झटके से कार को रोक दिया था। कार को काफी जल्दी में रोका गया था, इसलिए एक जोरदार झटका मिसेज जिंदल को लगा। उन्होंने कार की सीट को पकड़ लिया था, फिर घबराते हुए ड्राइवर को देखने लगी। तो ड्राइवर जल्दी से बोला, मैडम, हमारी कार के सामने किसी की कार आ गई है। मिसेज जिंदल की धड़कनें अभी भी तेजी से चल रही थी क्योंकि ड्राइवर ने काफी तेजी से ब्रेक लगाया था। वह अपने सीने पर हाथ रखती है, उसके बाद बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सामने वाली कार से आकर्षित निकलता है। वो अपने लंबे लंबे कदमों से मिसेज जिंदल की कार के पास जाकर बैक सीट का डोर ओपन कर देता है। मिसेज जिंदल जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखते हैं, वो खुश होकर बोली, तंश। तंश नहीं, तंशवर्धन जिंदल कहिए, मिसेज जिंदल। और मुझे तो लगा था केवल आपके प्यारे पति मिस्टर जिंदल को ही मुझसे प्रॉब्लम है, मगर ऐसा लगता है आपको भी अब मुझसे प्रॉब्लम होने लगी है। पर मुझे याद नहीं कि मैंने आपको नाराज किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही है। तंश ने ये सब कुछ बहुत ही गुस्से में कहा था। हर कोई जानता था जिंदल खानदान के छोटे बेटे का गुस्सा नॉर्मल गुस्सा नहीं होता था। ये था तंश जो आकर्षित बनकर रह रहा था। मिसेज जिंदल की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी तंश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर। वो जल्दी से कार से बाहर निकल आती है। उन्होंने देखा तंश कितने गुस्से में है। वो उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तंश अपने कदम पीछे ले लेता है और उन्हें अपने हाथ को बिल्कुल भी पकड़ने नहीं देता है। मिसेज जिंदल के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तंश को देखकर खुश होकर बोली, तंश, हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं। तुम तो जैसे अपनी माँ को भूल ही गए थे। और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुमने आज तक कभी भी मुझसे इस तरह बात नहीं की है। तंश उन्हें अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, पहले मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपका यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझसे झूठ मत कहिएगा, मुझे सिर्फ सच जानना है। मिसेज जिंदल अपनी नजरें चुराने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तंश समझ चुका था कि वह यहाँ पर क्यों आई है। वो गुस्से में एक जोरदार पंच मारकर कार के कांच को तोड़ देता है। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मिसेज जिंदल ये देखकर डर जाती है। वो 2 कदम और पीछे हो जाती है। तंश गुस्से में पागलों की तरह हंसते हुए उनकी तरफ देखता है। उसके माथे की नसें साफ उभरी हुई दिख रही थी। उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरा हाथ अब उसके बालों पर था। वो काफी देर तक हंसते हुए इधर उधर देखता है, फिर मिसेज जिंदल को देखकर दांत पीसकर बोला, आपको मेरी चिंता है। इंटरेस्टिंग, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आपको मेरी चिंता है। अगर आपको मेरी चिंता होती तो आज आप यहाँ पर नहीं आती और वाइफी से यह सारे शब्द नहीं कहती। मिसेज जिंदल कुछ कहना चाहती थी, मगर उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर लिया। तंश ने देखा कि मिसेज जिंदल उससे डरते हुए कांप रही थी। चाहे जो हो, पर वह अपनी माँ से प्यार करता था। उन्हें ऐसे खुद से डरते हुए नहीं देख सकता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी भोली माँ को कोई भी आसानी से भड़का सकता था और उनके भोलेपन का फायदा उठा सकता था। लगभग 10 मिनट लगे तंश को खुद को शांत करने में। फिर उसने मिसेज जिंदल के हाथ को पकड़ लिया और आराम से कहा, मॉम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिर आप क्यों नहीं चाहती कि वाइफी मेरे साथ रहे? मॉम, आप भूलिए मत, आप उससे कितना प्यार करती थी। और अगर उसे मेरी चिंता नहीं होती तो वो मेरे बच्चों को कभी जन्म न देती। आपको शायद पता नहीं था, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब डॉक्टर ने कहा था कि या तो बच्चे बच सकते हैं या वाइफी। ये सब जानते हुए भी उसने डॉक्टर की बात न मानकर कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाया। जब डिलीवरी का वक्त आता था उसे बहुत दर्द हुआ था। मैं उसके साथ था। आपको पता है, उस दिन उसकी मौत भी हो सकती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि अगर वह नहीं बची तो मैं खुद को मार डालूंगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप इसे पागलपन कहें या कुछ और कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिसेज जिंदल रोते हुए बोली, तंश। लेकिन तंश ने उन्हें रोककर आगे सर्द आवाज में कहा, आपको तो शायद ये भी ना पता हो कि वाइफी पर कोई भी दवा असर नहीं करती है। अगर किसी को चोट लगे तो वो इंसान पेन किलर खाकर अपने दर्द को दूर कर सकता है, मगर मेरी वाइफी के साथ ऐसा नहीं है। उसे दर्द सहना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आया था जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ था और उसने डॉक्टर से जहर मांगा था। मेरे लिए उसने दर्द को सहा, और आप कह रही हैं कि उसे मेरी चिंता नहीं है। मिसेज जिंदल जितना ही इस बारे में सुनती, उन्हें और भी ज्यादा रोना आता। उन्हें अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अमायरा से वो सब कहा था, मगर अभी भी वो थोड़ी कंफ्यूज थी। इसके साथ ही साथ अब उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई।
उन्होंने याद किया कि थोड़ी देर पहले जब वो अमायरा से मिली थी तो उसने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया था कि वो कोई कमजोर है या फिर उसने कितना कुछ सहा होगा। तंच लगातार उन्हें देख रहा था। तभी मिसेज जिंदल तंच के हाथ को पकड़कर बोली, पर वो तुम्हें छोड़कर। तंच दांत पीस लेता है, उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो जाते हैं। उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया और बिना उन्हें देखे रूखे तरीके से बोला, सब मेरी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। मिसेज जिंदल समझ नहीं पा रही थी कि तंच कहना क्या चाहता है। उन्होंने फिर से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तंच लगभग 30 सेकंड तक चुप रहा। उसके बाद बिना इमोशन के बोला, आपको पता है ना मेरे अंदर कितना ईगो है। अगर एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है और मैं कुछ भी कर बैठता हूँ। बस कुछ महीना पहले भी मैंने यही किया था। आप सबको बस इतना पता है कि मेरी वाइफी ने मुझे छोड़ दिया था, पर सच तो यह है कि यह सब कुछ केवल मेरे गुस्से और ईगो के कारण हुआ था। मैं हमेशा से चाहता था कि वाइफी का सारा ध्यान बस मेरे ऊपर हो, लेकिन चारों बच्चों के आने के कारण मुझे जलन होने लगी क्योंकि वो सारा अटेंशन ले जाते थे। इसलिए मैंने वाइफी से लड़ाई कर ली। मैं अपने ईगो के आगे झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए हमारी लड़ाई और भी ज्यादा बड़ी हो गई। मैंने गुस्से में उसे उल्टा सीधा कह दिया, इसलिए वो चारों बच्चों को लेकर चली गई। इस बात का फायदा दुश्मनों ने उठाया। मैंने उसे बहुत ढूंढा था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तब मुझे एहसास हुआ कि सारी गलती मेरी थी। सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी है। इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने खुद को चार दीवारी में बंद कर लिया। पर आप सबको गलतफहमी हो गई कि वो खुद मुझे छोड़कर गई। ये सब कहते हुए तंच की नजरें दूसरी तरफ थी। न तो उसकी आवाज में कोई इमोशन था और न उसकी आंखों में। वो एक रोबोट की तरह खड़ा था, लेकिन उसे देखकर यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वो सच कह रहा है या झूठ। मिसेज जिंदल को बिल्कुल भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तंच को अपनी तरफ पलटते हुए शौक होकर कहा, मैं नहीं मानती तुमने कभी ऐसा किया है। तंच ने इस बार दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझ में बहुत ईगो है। मैंने अपने ईगो में आकर ये सब किया है। आप समझती क्यों नहीं? सब मेरी गलती है। क्या आपको पता नहीं है, अपने इस ईगो और गुस्से के कारण मैंने आपके हस्बैंड यानी मेरे फादर के साथ लड़ाई की थी। जिस तरह मैंने आज तक उन्हें कभी अपना फायदा नहीं माना, ये काफी है साबित करने के लिए कि मैंने ही वाइफी से लड़ाई की और गुस्से में आके उसे जाने के लिए कहा था। ये सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए आप उसे दोष मत दीजिए और न ही उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करिए। उसने जैसे ही ये कहा, वहां थप्पड़ की आवाज गूंजने लगी। तंच का चेहरा हल्का सा तिरछा हो गया था और उसके गाल पर थप्पड़ के निशान नजर आ रहे थे। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि मिसेज जिंदल ने मारा था, मगर तंच के चेहरे पर अभी भी कोई इमोशंस नहीं थे। उसने अपने चेहरे को घुमाकर मिसेज जिंदल को देखा। मिसेज जिंदल ने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए गुस्से में बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने ऐसा किया है। तुमने सिर्फ अपने इस गुस्से के कारण अम्मू को जाने के लिए कह दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते थे? और आज तक मैं उसे गलत समझती रही कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। आज मुझे ऐसा लग रहा है तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तुमने अपने 4 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। आखिर तुम जिंदल खानदान के मर्दों में इतना ईगो क्यों है? तंच अब भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने बस अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और वहां से जाने लगा। फिर बिना पलटे सर्द आवाज में बोला, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, इसलिए अब उसे भला बुरा मत कहिएगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा। उसकी पीठ को घूरते हुए मिसेज जिंदल गुस्से में बोली, सिर्फ तुम्हारे इस ईगो के कारण पता है मैंने मेरी अम्मू से कितना कुछ कह दिया है। पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी। मैंने उसे कितनी कड़वी बातें कही। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं, पर मैं उससे माफी जरूर मांगूंगी क्योंकि मैंने गलत किया है। तंच ने उनकी तरफ बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा। वो कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। मिसेज जिंदल जल्दी से कार में बैठती है और घबराई हुई आवाज में ड्राइवर से कहती है, वापस चलो। वो अपने उंगलियों को मसलते हुए सोचती है, यह मैंने सही नहीं किया है। मैं कैसे अम्मू को ये सब बोल सकती हूँ? और वह ऋषभ, क्या वो मुझे भड़का रहा था? लेकिन मैं इतनी आसानी से उसकी बातों में कैसे आ सकती हूँ? चाहे जो हो जाए, मैं अम्मू से माफी मांग के रहूंगी। मिसेज जिंदल को अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों के बीच अपने चेहरे को छुपा लेती है और बीती बातों के बारे में सोचने लगती है। जब अमायरा खुश होकर उनसे मिलती थी, उन्हें गले लगाती थी और उन्हें बिल्कुल एक माँ की तरह ट्रीट करती थी, मगर आज उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने कैसे अमायरा पर इल्जाम लगाया और उसके चारों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की। कुछ ही देर में मिसेज जिंदल वापस उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहां अमायरा रहती है। वो विला देखती है और अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछती है, मगर वो घबराई हुई थी। वो खुद को शांत करके बोलती है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी है। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर जाने लगती है, मगर तभी उन्होंने देखा अमायरा बाहर आ रही थी और उसके हाथ में एक बच्चा था जिसे वो डांट रही थी। मिसेज जिंदल के इमोशंस उन पर हावी होने लगते हैं। वो एकदम से अमायरा की तरफ बढ़ती है। उसके पास पहुंचते ही वो उसे गले लगा लेती है। अमायरा का ध्यान उनकी तरफ नहीं था, वो तो कर्श को डांटने में बिजी थी, मगर मिसेज जिंदल के अचानक गले लगाने से वो काफी हैरान हो गई।
उसकी पूरी बॉडी अपनी जगह पर जम गई थी। क्या अमायरा मिसेज जिंदल को माफ करेगी? क्या सच में सब कुछ तंज के कारण हुआ है या वो अमायरा को बचाने के लिए झूठ कह रहा? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 13 वाइफी, बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए और दिल की धड़कनों का बढ़ना। अमायरा उनके इस तरह गले लगाने से हैरान थी। उसकी बॉडी अपनी जगह पर ही जम गई थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मिसेज जिंदल को देख रही थी। मिसेज जिंदल ने अमायरा को काफी टाइट पकड़ रखा था। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। कर्ष अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखने लगता है, फिर अमायरा को देखता है। उसने देखा अमायरा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो अमायरा के चेहरे को पकड़कर मिसेज जिंदल की तरफ इशारा करके बोला, अंडरस्को मम मम ये। अमायरा उसकी आवाज सुनकर होश में आती है। वो जल्दी से मिसेज जिंदल की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो छुड़ा नहीं पा रही थी। ऊपर से उसकी गोद में कर्ष था, इसलिए वो ज्यादा जोर भी नहीं लगा सकती थी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, अंडरस्को आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे छोड़िए। ये सुनकर मिसेज जिंदल उससे अलग हो जाती है। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे और उनके दिल में एक दर्द। उन्हें इस हालत में देखकर अमायरा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो मिसेज जिंदल बिल्कुल सही सलामत थी। भले ही उन दोनों के बीच लड़ाई हुई हो, मगर अमायरा उस बात पर ध्यान नहीं देती। वो एक कदम पीछे होते हुए उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछती है, अंडरस्को आपको क्या हुआ है? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? अमायरा की आवाज में फिक्र नजर आ रही थी। मिसेज जिंदल प्यार से उसे देखती है, फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडरस्को मुझे माफ कर दो अम्मू, मैंने तुम्हें गलत समझा। उनके अचानक माफी मांगने से अमायरा को कुछ गड़बड़ लगी। वो उन्हें शक भरी नजरों से देखते हुए पूछती है, अंडरस्को अभी कुछ देर पहले आप मुझे डांट रही थी और अपने बेटे को छोड़ देने के लिए कह रही थी। अब अचानक से आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मिसेज जिंदल उसके एक हाथ को पकड़कर भारी गले से बोली, अंडरस्को मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। वो सब बस एक गलतफहमी थी। मैं बेवकूफ थी जो दूसरों की बातों में आ गई, और कर्ष की हालत देखते हुए भी मुझे यही लगा कि शायद इन सब की जिम्मेदार तुम थी। मगर आज मुझे पता चला ये सब कुछ उस गधे के कारण हुआ है। मैं जिंदल खानदान के मर्दों की ईगो का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे माफी जरूर मांग सकती हूँ और सब कुछ सही करने की कोशिश कर सकती हूँ। इस वक्त उनकी आवाज में एक ममता और प्यार झलक रहा था। अमायरा थोड़ा हिचकिचा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थोड़ी देर में ऐसा क्या हुआ कि मिसेज जिंदल अब उससे प्यार से बात कर रही थी। मिसेज जिंदल की नजर कर्ष पर गई, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही देख रहा था। फिर उसने मिसेज जिंदल के हाथ को देखा, जो अमायरा के कंधे पर था। वो जल्दी से अपने नन्हे हाथों से उनके हाथ को पकड़कर हटा देता है और अमायरा को कसकर पकड़ते हुए उन्हें घूरने लगता है। उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को मेली मम। कर्ष जेलस और एग्रेसिव हो रहा था। वो मिसेज जिंदल को अमायरा को छूने नहीं दे रहा था और गुस्से में उन्हें देख रहा था। उसका गुस्से में फूला चेहरा उसे बहुत क्यूट बना रहा था। ऊपर से अमायरा ने उसे मंकी डिजाइन का ड्रेस पहनाया था। उसकी छोटी सी पूंछ नीचे लटक रही थी और उसकी कैप में 2 कान थे, जो बिल्कुल खड़े थे। वो लिटिल मंकी लग रहा था। मिसेज जिंदल उसे प्यार से देखती है। वो कर्ष को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाती है, मगर अमायरा फिर से एक कदम पीछे हो जाती है। अमायरा इस बार परेशान होकर बोली, अंडरस्को आंटी आप। मिसेज जिंदल उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, अंडरस्को तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तुरंत माफ कर दो, बस मुझे इग्नोर मत करो। चिंता मत करो, मैं उस नालायक को कभी लेकर आऊंगी ताकि वो तुमसे माफी मांगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे लड़ाई करने की? वो 5 बच्चों का बाप होकर भी तुमसे कैसे लड़ सकता है, सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए? अमायरा उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोली, अंडरस्को 1 मिनट 5 बच्चे? मिसेज जिंदल खुश होकर बोली, अंडरस्को हाँ 5 बच्चे। तुम्हें याद नहीं है, मगर तुम्हारी एक बेटी भी है। वो तुम्हें हमेशा याद करती है। उसने शायद तुम्हें देखा था और तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया है और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो हमेशा जिद करती है कि तुमसे मिले, पर हमें लगा शायद वो झूठ बोल रही है या फिर उसका वहम होगा, मगर अब मुझे विश्वास हो गया कि उसने सच में तुम्हें देखा होगा। मिसेज जिंदल अपने आंसू पोंछते हुए अमायरा का हाथ फिर से पकड़ लेती है और प्यार से बोली, अंडरस्को अम्मू स्माइली हमेशा तुमसे दूर रही है। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। कुछ वक्त के लिए उसे तुम्हारा प्यार मिला, मगर फिर बिछड़ गई। जब तुम वापस आए थी मुझे लगा सब सही हो गया है, मगर उसके बाद तुम फिर से गायब हो गई। वो अभी बहुत छोटी है। इस 4 साल की उम्र में उसने काफी कुछ देखा है। मुश्किल से कुछ महीने ही तुम दोनों साथ रहे। उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। वह तो अब बीमार भी रहने लगी है। अगर तुम वापस आ जाओगी तो वो सही हो जाएगी। मिसेज जिंदल उसे देख रही थी। अमायरा तो अभी भी हैरान थी। उसका दिमाग जैसे ब्लास्ट होने वाला था। वो अपने मन में सोच रही थी, अंडरस्को क्या कहा? एक बेटी भी है मेरी? क्या सच में मेरे 5 बच्चे हैं? इसका मतलब मैं इतनी कम उम्र में इतने सारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ?
अगर किसी को ये पता चला तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे और सोचेंगे कि मैं फ्यूचर में और कितने बच्चे पैदा कर सकती हूँ। ये सोचकर उसे चक्कर आ रहा था। मिसेज जिंदल जल्दी से उसे पकड़कर हिलाते हुए पूछती है, अंडस को क्या हुआ? अमायरा जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेती है और सख्ती से बोली, अंडस को झूठ मत बोलिए। मुझे अच्छे से पता है आप बस मुझे अपने घर लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन मैं कभी भी आपके घर नहीं जाऊंगी और न ही आपके बेटे को अपना हस्बैंड मानूंगी। इतना कहते ही वो मुड़ी और घर के अंदर वापस चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत घबरा गई थी। मिसेज जिंदल उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वो निराश होकर पलटी और जाने लगी। वो वापस उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पहले बैठी थी। तभी उन्हें वहां पर एक परछाई नजर आई। उन्होंने देखा तो सामने तंच पेड़ से टेक लगाए खड़ा था। उसे देखते ही मिसेज जिंदल हैरानी से बोली, अंडस को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अम्मू के पास जाकर उसे समझाने क्यों नहीं गए? तंच उन्हें बिना भाव से देखता है, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अब मिसेज जिंदल को गुस्सा आ रहा था। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अंडस को क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कुछ कह रही हूँ। जाओ और उससे बोलो कि वो घर चले। ऊपर से तुम लोगों ने बेचारी मेरी बच्ची स्माइली को भी परेशान कर रखा है। जिसे देखो वो उसे डांट कर चला जाता है। पता है उस दिन जब तुमने उसे डांटा था वो कितना रोई थी। तंच फिर भी उनकी तरफ नहीं देखता। वो काफी देर तंच को समझाती रहती है, मगर तंच कोई जवाब नहीं दे रहा था। मिसेज जिंदल का खून खौलने लगा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बीपी हाई हो रहा हो। वो आस पास देखती हैं। उन्हें एक बड़ा सा डंडा दिखता है। वो उसे उठाकर तंच के पैरों पर मारते हुए बोली, अंडस को क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? उनके मारने से तंच दूर हटने लगता है, मगर अपनी जगह से नहीं जाता। तो मिसेज जिंदल इस बार उसके कंधे पर मारकर बोली, अंडस को क्या तुम बहरे हो गए हो? मुझे लगता है जिंदल खानदान के सारे मर्द बहरे हैं। मैंने ही बचपन में तुम सबको पीटा नहीं है, वरना तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाती। तंच तुम जा रहे हो अम्मू से बात करने या नहीं? इतना कहकर वो उसे लगातार पीटने लगी थी। तंच अपनी जगह पर ही खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मिसेज जिंदल थककर अपनी जगह पर बैठ जाती है। वो पसीना पोंछकर बोली, अंडस को तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम पर तो मार का भी असर नहीं होता। उन्हें इतनी जल्दी थकता देख तंच के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते हुए रूखी आवाज में बोला, अंडस को आपको क्या लगता है जिस इंसान की याददाश्त गई हो, कोई उसे जाकर ये कहेगा कि वो उसका हस्बैंड है तो वह आसानी से मान लेगी? आपको क्या लगता है मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे गले लगा लेगी और मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ क्योंकि मेरे अपने प्लान्स थे, मगर आपने आकर सब खराब कर दिया। मिसेज जिंदल ये सुनकर गुस्से से खड़ी होकर उसके कंधे पर मारकर बोली, अंडस को क्या कहा तुमने? मैंने सब खराब कर दिया। तुम लोगों की वजह से मेरा बीपी हाई हो जाता है, पर अब मैं तुम सबके बीच नहीं आऊंगी। मुझे बस मेरी बहू चाहिए। तुम उसके साथ रहो या न रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि मैं उसके साथ रहूं या नहीं। मैं जा रही हूं। मैं उसे मना लूंगी। तुम अपना खुद का देख लेना। इतना कहकर वो चली गई। तंच उन्हें तब तक घूरता रहा जब तक वो चली नहीं गई। फिर वो दांत पीस लेता है, क्योंकि उसकी माँ उसके प्लान को बर्बाद करके अब खुद उसकी बीवी के साथ रहने के सपने देख रही थी। वो एक जोरदार पंच पेड़ पर मारता है, फिर पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मिसेज जिंदल ड्राइवर के साथ जिंदल विला चली गई। वो बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, अंडस को अगर मैं स्माइली को लेकर आऊंगी तो अम्मू जरूर मान जाएगी, या फिर मैं खुद उसके साथ रह सकती हूँ। वैसे भी इन जिंदल खानदान के मर्दों को किसी की जरूरत नहीं है, तो मुझे किसी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने ठान लिया था कि वो स्माइली के साथ अमायरा के पास ही आ जाएंगी। वहीं अमायरा शौक में हॉल में जाती है। उसने कर्श को सोफे पर बिठाया और खुद जल्दी से गिलास में पानी डालकर पीने लगी। उसने 2 गिलास पानी जल्दी जल्दी पी लिया। दृष्टि, जो अपने ब्लेजर को हाथ में पकड़े बाहर की तरफ जा रही थी, उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। फिर उसने बिना भाव से पूछा, अंडस को ये तुम क्या कर रही हो? अमायरा अपने हाथ से अपने चेहरे पर हवा करती है और जल्दी जल्दी सांस लेती है। वो अभी भी मिसेज जिंदल की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वो इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बोली, अंडस को मुझे एक सच पता चला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान, क्या मैं इंसान भी हूं या नहीं? वो इधर से उधर चक्कर लगाती है। कर्श उसे चक्कर लगाते हुए देख रहा था और हंस रहा था। दृष्टि एकदम से उसे पकड़ लेती है और सीरियस होकर बोली, अंडस को क्या हुआ है? अमायरा अपने सिर को पकड़कर बोली, अंडस को मुझे लग रहा है मैं बेहोश होने वाली हूँ। मुझे पकड़ लो, कहीं मैं चक्कर खाकर जमीन पर ही न गिर जाऊं। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। दृष्टि हैरान थी। वो जल्दी से उसे पकड़कर बोली, अंडस को क्या हुआ है तुम्हें? अमायरा अपने गले को साफ करते हुए और दृष्टि के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंडस को क्या होगा अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक और बच्चा है? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी कि मैं 5 बच्चों की मां हूं? मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कहीं मैं मर ही न जाऊं।
दृष्टि उसे इस हालत में देखकर खुद भी शॉक में थी। फिर अपने गले को साफ करके बोली, अमायरा, सच कहूं तो अगर ये बच्चे तुम्हारे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। अगर तुम ये भी कहो कि तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जरूर तुम्हारा पति हैंडसम रहा होगा, जिसके पीछे तुम इतनी पागल हो गई होगी कि तुमने इतने बच्चे पैदा कर दिए। या फिर हो सकता है तुम उसके पीछे पड़ी रही हो और वह तुम्हें भाव न देता हो, तो तुमने उससे शादी करने के लिए जबरदस्ती उसके साथ रात बिताई होगी और बच्चे पैदा करके शादी कर ली होगी। मुझे तो यही पॉसिबिलिटीज लगती है। ये सुनकर अमायरा गुस्से में बोली, तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? दृष्टि कंधे ऊपर करके बोली, तुम खुद से क्यों नहीं पूछती? तुम्हें बस हैंडसम लड़कों से प्यार है। अब आकर्षित को ही ले लो, उसे देखते ही तुम कैसे पागल हो गई थी। वैसे मैं तुम्हारे हस्बैंड से जरूर मिलना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर उसकी उम्र कितनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बाल विवाह हुआ हो। अमायरा उसे झटका देते हुए बोली, बात मत करो मुझसे। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी सासू माँ ने कहा था मेरी बेटी 4 साल की है। ये सुनकर दृष्टि के हाथ से ब्लेजर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग खाली हो गया था। वो अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर उसे कंधे से पकड़कर बोली, आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? आई डोंट बिलीव, अमायरा, तुम्हारी बेटी 4 साल की है। इसका मतलब तुम 16 या 17 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट थी। अमायरा, तुम्हें हैंडसम लड़कों के पीछे इस तरह नहीं भागना चाहिए था। इनफैक्ट अपनी उम्र का तो लिहाज करती। अमायरा शॉक होकर फिर से सोफे पर बैठ गई। उसने सोफे पर लेटते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? हो सकता है उसने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। एक मिनट, क्या पता वो औरत झूठ बोल रही हो। मैं कैसे मानूं कि मेरी एक बेटी है? इतना कहकर वो गुस्से में हाथ बांध लेती है। दृष्टि भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसने एक नजर अमायरा को देखा, फिर बाहर चली गई। मगर जाने से पहले उसने अमायरा को घूरते हुए देखा और कहा, तारा के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने उसे जानबूझकर गायब किया है, पर मेरे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। दृष्टि के जाने के बाद अमायरा अभी भी स्माइली के बारे में सोच रही थी। कर्श उसके ऊपर चढ़ते हुए दांत दिखाकर बोला, मम बेबी। अमायरा उसके गालों से अपने गालों को रगड़ते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या तुम्हें अभी भी बेबी चाहिए? क्या इतने बेबी काफी नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए? वो उसे लेकर रूम में आ जाती है। उसने देखा अंश और तक्ष उठ चुके थे। त्रांश भी जाग गया था। वो पेट के बल लेटा अपने अंगूठे को चुसते हुए देख रहा था। अमायरा कर्श को नीचे बिठाते हुए बोली, शरारत मत करना, मैं तुम्हारे भाइयों को नहलाकर आती हूँ। अमायरा जल्दी जल्दी एक एक करके सबको नहला देती है। सबसे लास्ट में वो त्रांश को नहलाकर बाहर आए। त्रांश उसके गोद में था। उसने छोटा सा रेड कलर का बाथरोब पहन रखा था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी नीली आंखें ड्रेसिंग टेबल की तरफ थी। फिर वो अमायरा को देखने लगा। अमायरा उसकी नीली आंखों को देखते हुए बोली, बेबी, तुम्हारी नीली आंखें बहुत क्यूट है। त्रांश फिर से ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है। अमायरा उसकी नजर का पीछा करती है और जैसे ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखती है वो शॉक हो जाती है। वो जोर से चिल्लाई, शैतान बच्चे कहीं के, यह क्या कर दिया तुमने? कहा था ना चुपचाप बैठना। उसके चिल्लाने पर तक्ष हंसने लगा। वो जमीन पर लेटकर इधर उधर गुलाटियां खाने लगा। वहीं कर्श ड्रेसिंग टेबल को पकड़कर खड़ा था और हंस रहा था। उसके हाथ में अमायरा की लिपस्टिक थी। उसने पूरी लिपस्टिक को फर्श पर, ड्रेसिंग टेबल पर, यहां तक कि तक्ष के चेहरे पर भी पोत दिया था। अमायरा ने देखा तक्ष के हाथ में उसका काजल था और तक्ष ने उससे फर्श पर गोल गोल करके ड्राइंग बनाई थी। उसका पूरा काजल बर्बाद हो चुका था। कुछ ही दूरी पर अंश बैठा था। अमायरा ने देखा अंश के हाथ में उसका फाउंडेशन था। उसने छोटी छोटी उंगलियों से उसके फाउंडेशन को खरोंच दिया था। उसका नेल पेंट भी फर्श पर बिखरा पड़ा था। चूड़ियां बिखरी थी और परफ्यूम की बोतल दूसरी तरफ गिरी पड़ी थी। अंश के पूरे चेहरे पर सफेद सफेद फाउंडेशन फैला हुआ था, जिस कारण वो भूत जैसा लग रहा था। अमायरा को देखते ही सभी बच्चे अपने दांत दिखा रहे थे। त्रांश, जो हमेशा शांत रहता था, जैसे ही उसने ये सब देखा वो हंसते हुए अमायरा को देखने लगा। अमायरा उसे घूरते हुए बोली, हमेशा तो शांत रहते हो, आज तुम्हें ये सब देखकर मुझ पर हंसी आ रही है। अपने दांत बंद करो। अमायरा के दिल में बहुत दर्द हो रहा था कि उसके सारे मेकअप का सामान इन बच्चों ने मिलकर खराब कर दिया था। वो रोना चाहती थी मगर उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वो त्रांश को जमीन पर बिठाती है और उसे समझाते हुए बोली, तुम शरारत मत करना। फिर वो जल्दी से उन तीनों को बारी बारी से ले जाकर फिर से नहलाती है, क्योंकि उन सभी ने खुद को गंदा कर लिया था। मगर अमायरा की किस्मत खराब थी। वो जैसे ही एक को नहलाकर दूसरे को ले जाती, पहला फिर से शरारत करता और खुद को गंदा कर लेता। त्रांश तो कुछ नहीं कर रहा था, मगर कर्श उसे गंदा कर दे रहा था। इसलिए अमायरा को चारों बच्चों को बारी बारी से नहलाना पड़ रहा था। 1 घंटे हो गए थे और वो काफी थक चुकी थी।
अमायरा थक हार कर अब जमीन पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि चारों बच्चे फिर से भूत बनकर उसके सामने बैठे थे। अमायरा अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडरस्को, मैं तुम लोगों को नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं किसी एक को संभालूं तो बाकी 3 शरारत करने लगते हैं, दूसरे को संभालूं तो बाकी के 3 शरारत करते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 हाथ है, क्या तुम लोग ठीक से बैठ नहीं सकते? उसे रोते हुए देखकर चारों बच्चे एक साथ एक दूसरे को देखने लगे। कर्ष अमायरा के पास जाकर बोला, अंडरस्को, मम। अमायरा उसे दूर करते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे हाथ मत लगाओ तुम चारों, और ना मुझसे बात करो। तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। अब मैं तुम लोगों को नहीं साफ करने वाली, ऐसे ही बैठे रहो। इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है। वो चारों से बात नहीं करती और रूम साफ करने लगती है। चारों बच्चों ने जब देखा कि अमायरा उन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो उसकी अटेंशन पाने के लिए उसे आवाज देने लगे, मगर अमायरा उनकी तरफ नहीं देखती। कर्ष, त्रांश, तक्ष और अंश अमायरा के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर अमायरा भाव नहीं देती। तब चारों रोने लगते हैं। ये देखकर अमायरा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, अब क्यों रो रहे हो? मैं किसी को अटेंशन नहीं दूंगी। अब मैं दूसरा बेबी लेकर आऊंगी जो मेरी बात सुने। तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। अब मैं तुम चारों में से किसी को प्यार नहीं करूंगी। जाओ, अपने लिए दूसरी मॉम ढूंढ लो। ये सुनकर चारों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। अंडरस्को, आह, हाँ, मम, मम। वो चारों अमायरा के पास जाते हैं और उसके पैर को पकड़कर किसी तरह खड़े हो जाते हैं, मगर त्रांश गिर जाता है। अमायरा त्रांश को जल्दी से उठा लेती है, फिर घुटने के बल बैठकर चारों को अपनी गोद में बिठाकर बोली, अंडरस्को, अच्छा, ठीक है, अब शांत हो जाओ। चारों अमायरा को गले लगाते हुए अभी भी धीरे धीरे रो रहे थे। अमायरा एक लंबी सांस लेती है, फिर चारों के माथे पर किस करती है। वो प्यार से बोली, अंडरस्को, अब शांत हो जाओ माय हैंडसम बेबीज। चलो, तुम्हें फिर से साफ करते हैं, पर पहले कौन चलेगा? चारों उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त अमायरा को महसूस हुआ कि उसके अलावा भी वहां कोई है। वो पलटकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरवाजे के पास तंज खड़ा था, उसका एक हाथ जेब में था। वो अपनी गहरी नीली आंखों से चारों बच्चों को देखते हुए अमायरा को देख रहा था। वो हमेशा की तरफ रूड और डोमिनेटिंग लग रहा था। अमायरा की आंखें अभी भी रोने की वजह से थोड़ी सी लाल थीं। ये देखते ही तंज की आंखें गहरी हो गईं। अमायरा उसे देखते हुए हैरानी से बोली, अंडरस्को, तुम? मगर फिर उसे मिसेज जिंदल की बात याद आती है कि उसका हस्बैंड तंश उसके आसपास ही है। उसने शक भरी नजर से तंश को देखते हुए पूछा, अंडरस्को, क्या सच में तुम्हारा नाम आकर्षित है या कुछ और? अमायरा ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि जब भी त्रांश उसे देखता था तो वह उसे डैडी कहता था, जबकि त्रांश कभी किसी से बात नहीं करता था, और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ऊपर से दोनों की आंखें भी नीली थी और शक्ल भी मिलती थी। तंश धीमे कदमों से चलते हुए अमायरा की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग थी। उसे करीब आए देखकर अमायरा चारों बच्चों को कसकर पकड़ अपने सीने से लगा लेती है। तंश अमायरा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अमायरा से कुछ भी नहीं कहा। वो नीचे झुका और उसकी गोद से त्रांश को ले लिया। त्रांश भी बिना नखरे दिखाए उसके पास चला गया। अमायरा हैरान थी, क्योंकि तंश त्रांश को लेकर सीधा वॉशरूम में चला गया था। थोड़ी देर बाद वो उसे अच्छे से साफ करके वापस ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने बारी बारी से सभी बच्चों को अच्छे से साफ करके उन्हें भी बेड पर लिटा दिया, और कोई भी बच्चा अब शरारत नहीं कर रहा था। बस सभी तंश को घूरे जा रहे थे, जैसे उसकी सेवा का आनंद ले रहे हो। अब अमायरा अकेले जमीन पर बैठी थी। तंश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो घुटने के बल जमीन पर बैठा और उसके कान में अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें भी नहलाना है? अमायरा अनजाने में ही बोली, अंडरस्को, हाँ। तंश शरारती मुस्कान के साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है, तो अमायरा जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हुए घबराकर बोली, अंडरस्को, क्या कर रहे हो? तंश उसके गालों को दबाते हुए अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को, तुमने ही तो कहा है तुम्हें भी नहाना है। वैसे मुझे तुम्हें नहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अमायरा को होश आता है कि तंश क्या कह रहा है। वो अपने लाल चेहरे से उसे घूरने लगती है। उसका चेहरा शर्म और गुस्से दोनों से लाल हो गया था। तंश उसे इस तरह देखकर उस पर अपनी नजरें टिका देता है। उसकी नीली आंखों में फिर से डिजाए दिखने लगे। अमायरा लगातार उसकी तरफ बिना पलके झपकाए देख रही थी, इसलिए वो तंश की हिप्नोटाइजिंग आंखों में खोने लगी। उसे कुछ होश नहीं था। ये देखकर तंश शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तंश अपने ठंडे होठों को उसके गालों पर रखते सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, वाइफी, बहुत तड़पा चार हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें छूने के लिए। वो कसके अमायरा को पकड़कर फीलिंग के साथ उसे टच करने लगा। अमायरा की आंखें बंद थी, जैसे उसे पता ही न हो उसके साथ क्या हो रहा। रूम का माहौल इंटेक्स हो गया था। क्या अमायरा तंश को करीब आने देगी? आखिर क्या हुआ था जो अमायरा और तंश अलग हो गए थे? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 14, उमड़ते जज्बात और तंश केयर बेबीज।
तंश ने अभी भी कसके अमायरा की कमर को पकड़ा हुआ था। अमायरा लगातार तंश की आंखों में देख रही थी। तंश की नीली आंखों में शैतानी चमक थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने शायद अमायरा को हिप्नोटाइज किया है। तंश धीरे धीरे अमायरा के होठों की तरफ बढ़ने, उसके होठों ने जैसे ही अमायरा के होठों को छुआ, अमायरा की पकड़ अनजाने में ही उस पर कस गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तंश कुछ ही पल में इस किस को पैशन से भर देता है। इतनी वक्त की तड़प वो आज इस किस में निकाल रहा था। अमायरा भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाकर तंश के गर्दन पर लपेट देती है। धीरे धीरे वह भी इस किस का रिस्पांस दे रही थी। तंश वक्त के साथ साथ एग्रेसिव हो रहा था। वो जैसे ही अपनी नीली आंखों को खोलकर अमायरा को देखता है, उसकी नीली आंखें जो हमेशा कठोर और खाली रहती थी, उसमें इस वक्त कई सारी फीलिंग्स नजर आ रही थी। मगर अगले ही पल वो सारी फीलिंग्स दोबारा गायब हो गई। रूम का टेम्परेचर भी इस किस काफी ज्यादा हाई हो चुका था। तंश अपने हाथ को धीरे धीरे अमायरा के पीठ पर फिराने लगता है। तंश के छुपे हुए इमोशंस धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अमायरा को जमीन पर एक झटके से लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसने अमायरा की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लिया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि अमायरा सांस नहीं ले पा रही है, तो वो एकदम से अपने सर को ऊपर करता है। अमायरा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी थी, तो तंश उसके गर्दन में अपने सर को छुपा लेता है। उसने हाफते हुए धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को वाइफी वाइफी। वही चारों बच्चे अभी भी बेड पर लेटे हुए थे। वो आसपास कंज्यूरिंग नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने डैडी को खड़े हुए देखा था, मगर अब उन चारों को ही कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि तंश और अमायरा जमीन पर लेटे थे। कर्श उठकर बैठ जाता है, मगर अभी भी उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा वो रूम में अकेला है, इसलिए उसका मुंह बन जाता है। वो अंश को भी जबरदस्ती उठाकर बैठा देता है, फिर तक्ष को, उसके बाद त्रांश को। त्रांश उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए गुस्से में देखने लगा, तो कर्श उसे जीभ निकालकर दिखाने लगा, फिर जल्दी जल्दी अपनी आंखों को झपकाने लगा। वो बहुत क्यूट लग रहा था। वही त्रांश अभी भी उसे घूर रहा था। तक्ष पीछे से निकलकर घुटने के बल चलते हुए बेड के किनारे आ जाता है। तभी उसकी नजर तंश और अमायरा पर पड़ी, तो वो खुश हो गया। वो बिल्कुल बेड के किनारे बैठा था। वो अभी खुद से ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, मगर वो कोशिश करते हुए खड़ा होता है। तक्ष गिरने ही वाला था कि अचानक वो तंश और अमायरा की तरह जंप लगा देता है। तंश जो अमायरा की गर्दन में अपने सर को रखकर आराम से लेटा था, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए एकदम से पलटा और तक्ष के कब्जों को पकड़ लिया, वरना वो जमीन पर गिर जाता। तंश उसे अपने आंखों के सामने लाते हुए उसे ठंडे भाव से देखने लगा, तो तक्ष अपने हाथ पैर को हवा में हिलाते हुए हंसते हुए बोला, अंडरस्को डैडी। तंश दांत पीसते हुए उसे देखने लगा। उसके बाद गुस्से में अमायरा से दूर हो गया। उसने अभी तक्ष को अपनी गोद में अच्छे से लिया ही था कि तभी उसकी नजर कर्श पर गई, जो अंश को जबरदस्ती धक्का दे रहा था। अचानक अंश खुद को संभाल नहीं पाता और बेड से नीचे गिरने लगता है। तंश एक ही जंप में बेड पर लेट गया था और अपने दूसरे हाथ से उसने अंश के कॉलर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसके बाद गुस्से में तंश कर्श को देखते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट आर यू डूइंग। उसके इस तरह चिल्लाने से कर्श आसपास अमायरा को ढूंढने लगा। जब अमायरा उसे नहीं दिखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा था, वो बस अंश के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, पर गलती से अंश गिर गया। कर्श आसपास देखते हुए रोने लगा, अंडरस्को मम मम मम। उसके रोने की आवाज सुनकर अमायरा एकदम से होश में आती है। उसने देखा वो जमीन पर लेटी है तो वह हैरान हो गई। उसे अपने होठों में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है, फिर अपने होठों को टच करते हुए बड़बड़ाए, अंडरस्को मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है और मेरी बॉडी इतना काम क्यों रही है। कहते हुए उसकी नजर सामने खड़े तंश पर गई, तो उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो डायरेक्ट तंश की आंखों में देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगी। उसके बाद खड़ी होकर जल्दी से कर्श को गोद में उठा लेती है। कर्श तंश की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। कर्श अमायरा को कस के गले लगाते हुए रोने लगा, मम मम। अमायरा उसके पीठ को सहलाते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर करके बोली, अंडरस्को क्या हुआ मेरे नॉटी मंकी बेबी को, क्यों रो रहे हो तुम तो कभी नहीं रोते। कर्श अपने चेहरे को अमायरा के सामने करता है, फिर तंश की तरफ देखते हुए रोने लगा। अमायरा उसके आंसू पोंछ लेती है। वो जल्दी से कर्श को गले लगा लेती है, फिर गुस्से में तंश को देखते हुए बोली, अंडरस्को तुमने उसे क्यों रुलाया, वो कभी नहीं रोता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो रोने लगा। वो लगातार कर्श को शांत कर रही थी, मगर कर्श शांत ही नहीं हो रहा था। वो और जोर से रोने लगा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो जाती है कि तंश ने उसे पकड़ पकड़ कर पीटा है। अपनी चोरी नजर से कर्श तंश को देखता है और फिर से रोने लगता है। अमायरा के दिल में दर्द होने लगा। वो अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देख नहीं पा रही थी। वो उसे लगातार शांत कर रही थी। तंश अपनी गहरी नजरों से अमायरा और कर्श को देखता है। उसने अंश और तक्ष को बेड पर बैठा दिया था, फिर अपने लंबे लंबे कदमों से अमायरा के पास जाकर खड़ा हो गया।
अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसने अमायरा की गोद से कर्श को ले लिया। अमायरा चौंकते हुए कर्श को पकड़ लेती है, लेकिन तंश उसके हाथ को पकड़ लेता है। अमायरा उसे घूर कर देखने लगती है, मगर तंश अपने सर को नीचे करके कर्श के आंसू पोंछता है। फिर उसके गालों को खींचते हुए उसे घूर कर बोला, अंडरस्को, क्या मैंने तुम्हें मारा? इस बार उसकी आवाज ना तो ज्यादा कोल्ड थी और ना ही ज्यादा नरम थी। कर्श सिसकते हुए उसे देखने लगता है। फिर वो अमायरा को देखने लगा, अंडरस्को, मम मम। तंश उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और उसके गालों को दबाते हुए बोला, अंडरस्को, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उधर क्या देख रहे हो? क्या मैंने तुम्हें मारा जो तुम रो रहे हो? कर्श अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगता है। तंश उसके सिर को अपने कंधे पर रख लेता है और उसकी आंखों को अपनी हथेली से बंद कर देता है। उसकी हरकतें बहुत ही नरम थी। उसके धीरे धीरे हिलाने के कारण कर्श शांति से उसके गोद में था और अपनी आंखों को मसलने लगा जैसे उसे नींद आ रही हो। तंश फिर अपने हाथों से उसके पैर के अंगूठे को धीरे धीरे सहलाता है। अमायरा ये सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में एक शांति थी। वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर अचानक उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी। उसने मन में कहा, अंडरस्को, एक मिनट, अगर यह सच में मेरा हस्बैंड हुआ तो क्या यह मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है? और कुछ देर पहले जब यह आया था तो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक ये बेड के पास कैसे पहुंच गया? और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था जैसे इतना मुझे किस किया था? कहीं ये इंसान कोई जादूगर तो नहीं है? अमायरा का दिल डर के कारण धक धक करने लगा था। अब उसकी आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। क्या अमायरा तंश के इरादे को समझ पाएगी? क्या चारों बच्चों को मिलेगा एक पिता का प्यार या छिन जाएगा फिर से एक पिता का साया? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 15, ग्रीडी वाइफी, आई विल स्लीप विद यू और स्माइली इज बैक। अमायरा ने देखा कर्श कितनी आसानी से तंश के कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। कर्श के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। तंश उसे जाकर बेड पर लिटा देता है। तंश ने कर्श को ब्लैंकेट से ढक दिया और उसके किनारे साइड एक पिलो लगा दिया। त्रांश, अंश और तक्ष लगातार केवल तंश के चेहरे को ही देख रहे थे, मगर तीनों शांत थे। तंश अब अपनी गहरी आंखों से अमायरा को देखने लगता है। अमायरा का दिल फिर से धड़कने लगा। तंश जब भी उसे इस तरह देखता था तो उसे लगता कि वो उसके अंदर सब कुछ देख पा रहा हो। अमायरा अपनी मुट्ठी कसके बंद कर लेती है, फिर अपने दिल को सख्त करते हुए उसे देखते हुए बोली, अंडरस्को, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा मेरे घर मत आना। तंश उसे इग्नोर करते हुए बेड पर बैठ गया। ये देखकर अमायरा गुस्से से अपने कमर पर हाथ रख लेती है, फिर उसे दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, अंडरस्को, जाओ यहाँ से, यह मेरा रूम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? मगर तंश ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई न दे रहा हो और अमायरा पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तक्ष अपने पैरों के बल चलते हुए तंश के पास आ गया। वो तंश के हाथ को पकड़कर लगातार उसे देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वो कौन है। वो बिना पलके झपकाए तंश को देख रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो तंश की शर्ट को पकड़ते हुए उसके ऊपर बैठ गया। तंश अपनी नजर झुकाकर उसे देखता है, वो गिर न जाए इसलिए उसने तक्ष को एक हाथ से पकड़ लिया था। तक्ष अपने नन्हे से हाथों से तंश के गालों को छूते हुए अपने होठों को दबा लेता है। वो तंश के हैंडसम से चेहरे को लगातार देखने में बिजी था। ये देखकर अमायरा को जलन होने लगी। वो जल्दी से जाती है और तक्ष को तंश की गोद से लेते हुए उसे समझाकर बोली, अंडरस्को, क्या कर रहे हो? वो हैंडसम है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मॉम को भूल जाओ। ध्यान से देखो इस आदमी को, दोबारा इसकी गोद में मत जाना, वरना ये तुम्हें किडनैप कर लेगा, फिर तुम्हें बहुत मारेगा। तक्ष अभी भी तंश को देख रहा था। ये देखकर अमायरा उसकी आंखों पर हाथ रख देती है और फिर डांटते हुए बोली, अंडरस्को, कहा ना, उसे मत देखो, सिर्फ मुझे देखो। लेकिन तक्ष बच्चा था, वो बार बार तंश को देख रहा था। तंश ने देखा अमायरा कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो एक हाथ अपने सिर के पीछे रखते हुए डेविल स्माइल करने लगा। अमायरा तक्ष को बेड पर बैठा देती है, फिर तंश के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। उसने जब देखा तंश उससे कितना लंबा है तो वो अपने दांतों को पीस लेती है। वो जल्दी से बेड पर चढ़ जाती है और उसके चेहरे को पकड़कर त्रांश, तक्ष और अंश को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, ध्यान से देखो इस आदमी को, दोबारा कभी इसकी गोद में गए तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी और ना तुम लोगों को अपने पास सुलाऊंगी। यह आदमी किडनैपर है। अगर तुम लोग इसके हाथ आए तो ये तुम्हें बहुत मारेगा और तुम्हें खाना भी नहीं देगा। यही नहीं, वो तुमसे भीख भी मंगवाएगा। क्या तुम लोग सड़कों पर कटोरा लेकर घूमना चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो इस आदमी को बस इग्नोर करो। त्रांश, अंश और तक्ष तीनों कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद अमायरा को देखने लगते हैं। अमायरा अपनी कमर पर हाथ रखकर तेज आवाज में बोली, अंडरस्को, क्या तुम लोगों को समझ आया? तीनों बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उसे देखने लगते हैं। अमायरा सेटिस्फाइड होकर बोली, अंडरस्को, मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होंगे। उसके बाद वो तंश के हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती रूम के बाहर लेकर आ जाती है। फिर उसे बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा करके सीरियस होकर बोली, अंडरस्को, मेरे घर से जाओ, तुम मेरे घर में नहीं रह सकते।
तंश उसे घूरता है, फिर उसे इग्नोर करते हुए उसके बगल से निकल गया। अमायरा खुश हो गई। वह अपने मन में सोचने लगी, अंडरस्को यह मुझसे डर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यह मुझसे डर गया है। बेहतर होगा ये दोबारा कभी भी मेरे आस पास न भटके। मैं नहीं मानती इसे अपना हस्बैंड। इतना छोटा सा तो ये खुद है, तो यह मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है? अमायरा के दिल में अभी तक जो डर बैठा था कि तंश उसके बच्चे को छीन लेगा, वो गायब हो चुका था। वो इस बात से खुश हो रही थी कि तंश उससे डरता है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी गायब हो गई जब उसने देखा तंश बाहर जाने के बजाय किचन में जा रहा था। अमायरा उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, अंडरस्को मैंने कहा ना, मेरे घर से बाहर जाओ। क्या कर रहे हो? लेकिन जब उसे याद आया कि तीनों बच्चे रूम में अकेले हैं, तो वह भागते हुए गई और उनके चारों तरफ एक पिलो लगाते हुए समझाकर बोली, अंडरस्को उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? फिर वो भाग गई, लेकिन फिर वो जल्दी से रुक जाती है। उसने आस पास रखे सारे टॉय बच्चों के हाथों में पकड़ा दिया। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल गई। किचन में आकर उसने देखा तंश पानी पी रहा था। तंश ने अभी पानी पीकर फ्रिज को खोला ही था, तभी अमायरा जोर से चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को अभी जो तुमने पानी पिया है वो पूरे 1000 रुपये लीटर था। इसका पैसा कौन देगा? तंश उसे घूर कर देखने लगा। उसके बाद बोतल को उसने बस एक घुट ही पिया था। वो सोचने लगा, अंडरस्को क्या सच में ये पानी 1000 रुपये लीटर था, या उसकी लालची बीवी उसे लूट रही है? तंश अमायरा को इग्नोर करके फिर से एक घुट और पानी पीता है, तो अमायरा मुट्ठी बांधते हुए बोली, अंडरस्को तुमने पूरा 2 घुट पानी पी लिया। इसके पैसे कौन देगा? तुमने क्या मेरे घर को अनाथालय समझ रखा है, जहां पर आकर कुछ भी करोगे? तंश जैसे ही फ्रिज में बोतल को रखता है, अचानक उसकी नजर फ्रिज में रखी पेस्ट्री पर पड़ती है। उसने जैसे ही पेस्ट्री को उठाया, अमायरा जोर से चीखते हुए बोली, अंडरस्को वो मेरी है, उसे हाथ भी मत लगाओ। पता है, मैंने उसे पूरे 200 रुपये में खरीदा है और अभी तक टेस्ट भी नहीं किया है। उसके तंश के हाथ को पकड़ने से पहले ही तंश डेविल स्माइल करते हुए एक ही बार में सारी पेस्ट्री अपने मुंह में भर लेता है। अमायरा गुस्से में थी। वो अपने पंजों के बाल खड़ी होकर उसके मुंह को खोलने की कोशिश करती है, मगर तंश की लंबाई के कारण वैसा कर नहीं पा रही थी। वो गुस्से से स्लैब पर बैठ जाती है और तंश के मुंह को जबरदस्ती खोलते हुए बोली, अंडरस्को जल्दी से निकालो मेरी पेस्ट्री। मैं नहीं जानती, मुझे मेरी पेस्ट्री वापस चाहिए। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। तुमने मेरे घर चोरी की है, चुपचाप सारे पैसे निकालो, वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अमायरा बहुत गुस्से में आ गई थी। उसे पैसों, प्रॉपर्टी और हैंडसम लड़कों के अलावा अपने खाने की चीजों से बहुत प्यार था। तंश को ये बात बहुत अच्छे से पता थी और उसने जानबूझकर ये सब किया। अमायरा को इतने गुस्से में देखकर वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होकर अपने सिर को हिलाता है। उसके बाद थोड़ा और पानी पीकर किचन से बाहर जाने लगा। अमायरा स्लैब से नीचे कूद गई और उसके पीछे भाग गई। तंश अपने बालों पर हाथ फेरते हुए दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर अचानक ही वो पीछे मुड़कर ऊपर से नीचे तक अमायरा को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को ग्रीडी वाइफी, मैं रात में तुम्हारे पास सोने आऊंगा, इसलिए रूम का डोर ओपन रखना। अमायरा शॉक होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सच में सामने खड़ा इंसान उसका हस्बैंड है, तो क्या उसका दिमाग खराब हो गया था जो इस पागल से शादी कर ली? तंश जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा था। अमायरा ने देखा तंश फिर से उसके घर के बाहर रुक गया है, तो वो उसके हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को तुमने अभी अभी मेरी पेस्ट्री खाई, मेरे घर का पानी पिया, यहाँ तक कि मेरे घर काफी देर तक रुके। जितने भी देर तक रुके हो, मुझे उसका किराया चाहिए। पेस्ट्री और पानी को मिलाकर टोटल 100,000 हुए हैं, निकालो 100,000। तंश ने अमायरा के हाथ को देखा। उसके बाद उसे गुस्सा दिलाने के लिए वो नीचे झुका और उसके हाथों पर किस कर लिया। अमायरा जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हुए अपने कपड़े में पोंछ लेती है और अजीब से मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को क्या कर रहे हो? उसे इग्नोर करते हुए तंश फिर से जाने लगा। अमायरा अपना पैर पटक कर बोली, अंडरस्को तुमने फिर से मेरा फायदा उठाया, और तुम पूरे 3 सेकंड तक अभी फिर से मेरे घर के बाहर रुके, इसलिए अब टोटल 200,000 तुम्हें मुझे देना है। अगर शाम तक तुमने ये पैसा नहीं भिजवाए, तो अगली सुबह मेरा वकील तुमसे बात करेगा। तंश अपने होठों को दबाए अपने विला की तरफ जा रहा था। उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। जब वो आराम से मुस्कुराते हुए जा रहा था, तो अचानक उसकी नजर सामने आते हुए लोगों पर गई, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। अमायरा भी सामने मौजूद लोगों को देख लेती है, जो उसकी ही तरफ भागते हुए आ रहे थे। वो मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को यह आंटी तो फिर से आ गई। उसने इतना कहा ही था कि तभी मिसेज जिंदल के पीछे से स्माइली भागते हुए आई और एकदम से अमायरा के पैरों से लिपटते हुए खुशी होकर बोली, अंडरस्को मम्मा। अमायरा चौंक गई थी। वो अपने सर को नीचे करते हुए स्माइली के चेहरे को गौर से देखने लगी। स्माइली बहुत ही ज्यादा खुश थी। इस वक्त स्माइली ने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी, पैरों में व्हाइट शूज और 2 चोटी की थी। उसके चेहरे पर जो डिंपल पड़ रहे थे, वो उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। स्माइली एक्साइटेड होकर उछलते हुए बोली, अंडरस्को मम्मा स्माइली ने आपको ढूंढ लिया।
अमायरा अभी उसे घूर ही रही थी कि तभी मिसेज जिंदल उसके हाथ को पकड़कर खुश होकर बोली, अंडरस्को अम्मू, अब हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम तो हमारे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहते ही वो सामने इशारा करती है, जहां से दो गार्ड स्माइली और मिसेज जिंदल का लगेज लेकर आ रहे थे। टोटल 4 बड़े बड़े बैग थे। अमायरा तो अभी भी शौक से बाहर नहीं निकली थी। तंश के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। तंश आगे बढ़कर मिसेज जिंदल से कुछ कहने वाला था, तभी मिसेज जिंदल अमायरा के हाथ को पकड़कर गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोली, अंडरस्को अम्मू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो कुछ भी उस दिन कहा था, पर प्लीज हमें अपने घर में रहने दो। मैं तुम्हारी प्यारी सास हूं और ये तुम्हारी बेटी है। देखो वो तुमसे मिलकर कितनी खुश है। अमायरा बहुत ही गौर से स्माइली को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आई, जैसे वो स्माइली को सच में जानती हो। वो कभी अपनी मुट्ठी बंद करती, कभी खोलती। फाइनली उसने स्माइली के छोटे से हाथ को पकड़ लिया जो बहुत पतले थे। स्माइली को छूते ही उसे समझ नहीं आया क्यों, पर उसे अपना लगा। उसके दिल में अलग ही गर्माहट थी। क्या अमायरा मिसेज जिंदल और स्माइली को रखेगी अपने साथ? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 16, डैडी डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्माइली। स्माइली और भी ज्यादा खुश हो गई, मगर फिर वो रोते हुए बोली, अंडरस्को मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? स्माइली ने आपको बहुत याद किया है। स्माइली को आपके साथ रहना है। डैडी बहुत डांटते हैं, आपको पता है। उस दिन जब स्माइली ने आपको देखा था, तो डैडी ने स्माइली को बहुत डांटा था। इतना कहकर वो तंश की तरफ इशारा करती है। अमायरा के दिल में भी एक दर्द होता है। अनजाने में ही उसकी आंखें भर आई, पर क्यों, उसे भी नहीं पता था। स्माइली जल्दी से उसके गले लग जाती है। उसका रोना और भी ज्यादा बढ़ गया था। अमायरा धीरे धीरे उसे चुप कराने के लिए उसकी पीठ को सहलाती है। भले ही स्माइली उसे जानी पहचानी लग रही थी, मगर याददाश्त जाने के बाद वो स्माइली को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो ना ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी 4 साल की बेटी हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से उसका 4 साल का कोई बच्चा होना पॉसिबल नहीं था। वो तुरंत स्माइली को खुद से अलग करती है और उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर प्यार से बोली, अंडरस्को बेटा, तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूं, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो सीरियस होकर खड़ी होते हुए मिसेज जिंदल से आगे बोली, अंडरस्को आंटी, आपको इस तरह एक बच्ची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग इतनी हद तक नीचे गिर गए हैं कि एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद वो तंश को देखते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, और तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते हो और जब नहीं आ पाए तो तुमने एक्टिंग करने के लिए इन आंटी और इस बच्ची को बुला लिया। पता नहीं सच में यह मेरी सासू माँ है भी या नहीं, या फिर तुमने इन्हें भाड़े पर रखा है। मैं सच सच कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोई कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि तुम एक छोटी सी बच्ची का यूज कर रहे हो। स्माइली, जो रो रही थी, अचानक हैरान हो जाती है। वो जल्दी से बोली, अंडरस्को कूल मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ। आप स्माइली को कैसे भूल गई? अमायरा उसे गोद में उठा लेती है, फिर उसे तंश के गोद में देते हुए उसके गालों को सहलाकर बोली, अंडरस्को बेटा, अपनी मॉम के पास जाओ और दोबारा अगर यह आदमी तुम्हें बहला फुसलाकर मेरे पास ले जाए तो इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। तुम अपनी मॉम डैड से इसकी शिकायत कर देना। इसने तुमसे ये सब करने के लिए बदले में क्या कहा? क्या उसने तुम्हें चॉकलेट का लालच दिया? इस तरह लालच में किसी की भी बात मत माना करो। फिर अमायरा मिसेज जिंदल की तरफ मुड़कर बोली, अंडरस्को आंटी, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप एक बुरी औरत हैं। मुझे अच्छे से पता है, जरूर इसी आदमी ने आपको मेरे पास भेजा होगा। इसकी नीयत तो मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगती। ये तंश हो या कोई और, मैं इसे अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी और ना ही किसी को भी अपनी याददाश्त जाने का फायदा उठाने दूंगी। इतना कहते ही उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो मुड़ी और अपने घर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। सभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। फिर तंश डेविल स्माइल करते हुए स्माइली से बोला, अंडरस्को ड्रामा खत्म हो गया है, अब घर जाओ। फिर वो मिसेज जिंदल को देखते हुए उनका मजाक उड़ाकर रूड होकर बोला, अंडरस्को मुझे याद है, आपने कहा था कि आप अपनी बहू के साथ रहेंगी, पर उसने तो घर के अंदर घुसने भी नहीं दिया। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान फिर से आ गई। मिसेज जिंदल और स्माइली दोनों ही गुस्से में उसे देखने लगते हैं, पर मिसेज जिंदल निराश हो गई, क्योंकि उन्हें लोगों से लड़ना नहीं आता था और न ही जवाब देना आता था। वो बहुत भोली थी, लेकिन स्माइली भोली नहीं थी। स्माइली ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में तंश को देखते हुए बोली, अंडरस्को डैडी, आप खुश मत होइए। अगर मम्मा ने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हम बहुत खुश हैं, भले ही हम अंदर नहीं जा पाए, पर आप भी अंदर नहीं जा पाए। मम्मा तो स्माइली से प्यार से बात करती है, पर आपसे तो वह भी नहीं करती। लेकिन स्माइली आज रात तक मम्मा को मना लेगी और इस घर में मम्मा के साथ जरूर रहेगी। इतना कहते ही वो कॉन्फिडेंस से अपनी मुट्ठी बना लेती है। तंश उसका छोटा सा शरीर देखकर डोमिनेटिंग आवाज में बोला, अंडरस्को छोटी बच्ची, सपने देखना बंद करो और घर वापस जाओ।
वो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देगी। उसके पास उसकी याददाश्त नहीं है, इसलिए वो हम सब की बातों पर विश्वास नहीं करेगी। अब अपना छोटा दिमाग पढ़ाई पर लगाओ। स्माइली ने देखा कि तंच कैसे उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो घमंड से बोली, डैडी, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्माइली। आज रात को ही मम्मा मुझे घर में आने देंगी। तंच उसे नीचे उतारकर अपनी जेब में हाथ डालते हुए डोमिनेटिंग आवाज में बोला, सपने में, कहते ही अपने विला में चला गया। लेकिन उसने मिसेज जिंदल और स्माइली की मदद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसके जाने के बाद मिसेज जिंदल निराश होकर बोली, अब हम क्या करें? स्माइली पैर पटकते हुए बोली, स्माइली के पास एक आइडिया है दादी। हम डैडी को दिखाएंगे कि हम घर के अंदर जा सकते हैं। अब सब कुछ स्माइली करेगी, क्योंकि स्माइली को मम्मा के पास रहना है। इतना कहते ही वो अपनी मुट्ठी बनाकर गुस्से से तंच के घर की तरफ देखने लगती है, पर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वो तंच की तरह ही चालाक और इंटेलिजेंट थी, पर उससे ज्यादा अमायरा की क्वालिटीज उसके अंदर थी, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसे अच्छे से पता था कि अमायरा को कैसे मनाना है। रात के 9 बज जिंदल मेंशन के अंदर स्माइली ने इस वक्त ब्लैक कलर की आउटफिट पहने हुए थे, जैसे एक कमांडो पहनते हैं, बिल्कुल वैसा ही। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और छोटा सा बैग टांगा था। विश्वास उसके पास ही घबराते में खड़ा था। विश्वास तंच का पर्सनल असिस्टेंट था, जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी। वो बेहद हैंडसम था। विश्वास ने घबराते हुए कहा, स्माइली, तुम ये क्या कर रही हो? अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ और तुम मुझसे क्या करवा रही हो, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। स्माइली अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, चाचू, अगर आपने स्माइली की हेल्प नहीं की तो स्माइली डैडी से शिकायत करेगी। आपने ही स्माइली से ये सब करने के लिए कहा था, फिर आपकी जॉब गई। विश्वास घबराते हुए अपने मन में बोला, एक तरफ वो शैतान प्रेसिडेंट जो पूरे दिन मुझे परेशान करते हैं, खुद तो अपनी बीवी के पीछे पड़े हैं और मुझे पूरी कंपनी संभालनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ उनकी यह शैतान बेटी जो मुझसे ऐसे काम करवा रही है। हे भगवान, मैं एक छोटी बच्ची का साथ देने वाला हूँ। उसके तो माथे से ही सोचकर पसीना निकल रहा था। इसी मेंशन के एक रूम में एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आस पास रही होगी, उसके होठों पर भी एक डेविल स्माइल थी। वो सामने लगी दीवार पर एक तस्वीर को देख रहा था, जिस पर फूलों का हार चढ़ा था। वो तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। उस तंच ने आपको मार डाला और आपकी सारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया। मैं भी इस जिंदल खानदान को खुश नहीं रहने दूंगा। जिंदल खानदान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके इन सबको अगर मैंने सड़कों पर भीख ना मंगवाया तो मेरा नाम भी यश जिंदल नहीं। इतना कहते ही वो हंसने लगता है, मगर उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी। ये तंच के छोटे पापा का बेटा यश था। उसके बाद यश खिड़की के पास खड़े होते हुए वाइन पीकर नफरत से आगे बोला, मैं तो भूल ही गया था, अब तक तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई होगी, क्योंकि मैंने कंपनी के पेपर्स के बीच एक और पेपर छुपा के रख दिया था। जैसे ही मिस्टर जिंदल उस पर साइन करेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अब तक तो शायद उन्होंने साइन कर भी दिया होगा। उन्होंने उन पेपर्स को लॉकर में रखा होगा। अब बस कल का इंतजार है। कल मैं इन जिंदल खानदान को उनकी औकात दिखाऊंगा। अब सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्माइली स्टडी रूम में लॉकर के सामने खड़ी थी। विश्वास डरते हुए बाहर की तरफ देख रहा था, क्योंकि यह मिस्टर जिंदल का पर्सनल स्टडी रूम था। बिना उनके परमिशन के यहाँ आना मना था। जो आता था उसे काफी कड़ी सजा मिलती थी। उसे मिस्टर जिंदल के चाबुक से मारा जाता था, क्योंकि आर्मी में रहने के कारण मिस्टर जिंदल बहुत सख्त थे। विश्वास डरते हुए बोला, स्माइली, जल्दी चलो। स्माइली मुंह बनाकर बोली, आप कितना डरते हैं? दादू सो रहे होंगे, वो यहाँ आकर हमें नहीं पकड़ेंगे। स्माइली ने मिस्टर जिंदल को लॉकर को खोलते हुए देखा था। उसका दिमाग तेज था, इसलिए उसी वक्त उसे पासवर्ड याद हो गया था। उसे अच्छे से याद था कि उसे बस वो पेपर चाहिए था, जो उसकी मम्मा यानी अमायरा को बहुत पसंद है। स्माइली लॉकर को देखते हुए बोली, अगर स्माइली मम्मा को वो पेपर देगी, तो मम्मा जरूर स्माइली के साथ रहेंगी, फिर डैडी का पत्ता कट हो। वो लॉकर में पासवर्ड डालती है। अगले ही पल लॉकर खुल गया था। स्माइली को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पेपर पर मिस्टर जिंदल के साइन थे। वो विश्वास को बुलाती है। विश्वास घबराते हुए सभी पेपर को अपने फोन की टॉर्च से देखता है। फाइनली उसे एक पेपर मिल जाता है। वो उसे स्माइली को देते हुए बोला, ये लो और किसी को मत बताना। ये पेपर मैं बनवा कर लाया था। ये सब कुछ तुम और मिसेज जिंदल कर रही है, इसलिए इन सब में मुझे मत फंसाना, और साइन भी तुमने ही लिया था। स्माइली खुश होकर उस पेपर को अपने बैग में रख लेती है और लॉकर वापस बंद करके अपने हाथ को ऊपर कर देती है। विश्वास जल्दी से उसे गोद में उठाता है। उसने बाहर से स्टडी रूम को वैसा ही बंद कर दिया जैसे बंद था, फिर बालकनी की तरफ जाकर वहां से नीचे कूद गया। उसके लिए नीचे कूदना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने हर तरह की ट्रेनिंग ली थी। वो स्माइली को लेकर गार्डन एरिया की तरफ से बाहर कूद गया।
फिर वो दूर खड़ी अपनी कार में बैठा और स्माइली को लेकर चला गया। कुछ देर में वो लोग अमायरा के घर के बाहर खड़े थे। स्माइली खुश होकर कार में बैठी थी और अपने हाथ में लिए पेपर को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मम्मा को प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, स्माइली को भी बहुत पसंद है। जैसे ही यह पेपर मम्मा को दूंगी, मम्मा खुश हो जाएंगी। फिर दादी और स्माइली यहाँ रहेंगे और हम डैडी को मम्मा के पास नहीं आने देंगे, क्योंकि डैडी ने मम्मा के मिलने के बारे में नहीं बताया था और अकेले अकेले ही मम्मा के पास रहना चाहते थे। ये सब सुनकर विश्वास अपने मन में बोला, अंडरस्को, ये तो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रेसिडेंट को भी पता था कि अमायरा भाभी जी को प्रॉपर्टी कितनी पसंद है, मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा जितना ये शैतान बच्ची सोच रही है। स्माइली धीरे से नीचे उतर जाती है। पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने में विश्वास ने उसकी हेल्प की थी। विश्वास ने कुछ ही देर में किचन की खिड़की को तोड़ दिया और स्माइली को अंदर छोड़कर खुद बाहर आ गया था, लेकिन वो काफी घबराया हुआ था। विश्वास जैसे ही बाहर आया, अचानक कोई उसके सामने आ गया। वो घबरा कर बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट। तंच पेड़ से टेक लगाकर एक्सप्रेशन लेस भाव से खड़ा था। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी थी जो जल रही थी और धुआं निकल रहा था। वो दबंग तरीके से उसकी तरफ देखता है तो विश्वास डर कर 2 कदम पीछे हो गया था। तंच एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। विश्वास डरकर पीछे की तरफ जाने लगा। वो हड़बड़ाकर बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपकी मॉम और आपकी बेटी ने किया है। उन्होंने मुझसे ये सब कुछ करवाया है, मैं सच कह रहा हूँ। उसे इतना डर लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फिर से बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, मेरा यकीन करिए, मिसेज जिंदल ने मेरे गले पर चाकू रख दिया था और कहा था अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मार देंगी। आपकी प्यारी बेटी ने भी मुझे ब्लैकमेल किया है। तंच अपने पैंट में खोंसी हुई गन निकालकर विश्वास के माथे पर रख देता है। विश्वास की बोलती बंद हो गई थी। क्या करेगी अमायरा स्माइली को अपनी बेटी एक्सेप्ट? क्या करेगा अब तंच विश्वास के साथ? यश का क्या प्लान है, जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 17, शैतान तंच और एक दूसरे की बाहों में सोना। तंच घूरकर विश्वास को देख रहा था। तंच के चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं था, मगर उसे देखकर एक शैतान वाली फीलिंग आ रही थी। तंच हमेशा की तरह ही डोमिनेटिंग और शानदार था। तंच अपनी शैतानी नजरों से विश्वास को देख रहा था। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ से उसने सिगरेट पकड़ी थी जो इस वक्त उसके होठों के बीच थी। उसने धुएं को हवा में छोड़ा और विश्वास को देखने लगा। बेचारा विश्वास चिल्ला रहा था। वो इस वक्त पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसे पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। वो घबराकर बोला, प्रेसिडेंट, मुझ पर दया दिखाए। क्या आप भूल गए जब हम छोटे थे मैं आपके साथ खेलने आता था, लेकिन आप एक छोटे शैतान जैसे बच्चे थे, इसलिए मेरे साथ कभी खेलने नहीं थे बल्कि मुझे मारते थे। जब आप मुझे मारते थे मैं किसी को नहीं बताता था और कहीं आपको कोई धोखेबाज असिस्टेंट ना मिल जाए, इसलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और आपका असिस्टेंट बन गया। तंच अपनी आंखें छोटी करते हुए सिगरेट को होठों के बीच से निकालता है। उसने कोल्ड भाव से पूछा, तो क्या तुम मुझ पर एहसान जता रहे हो? विश्वास अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन होता हूँ एहसान जताने वाला। पर मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी आपका असिस्टेंट बनकर रहूंगा, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। पर प्रेसिडेंट, मैं आज मरना नहीं चाहता। क्या आप भूल गए आपके पास 5 बच्चे हैं? मैं उनकी देखरेख में आपकी मदद कर सकता हूँ। प्लीज प्रेसिडेंट, मुझे छोड़ दीजिए। उसके इस तरह चिल्लाने से तंच के भाव बदल गए थे। वो इरिटेट नजर आ रहा था। उसने अपनी नीली नजरों से अंधेरे की तरफ देखते हुए अपने हाथों को हल्के से हिलाया। अगले ही पल पता नहीं कहां से एक आदमी वहां पर आ गया। उसने काले कपड़े पहने थे जैसे स्पेशल फोर्स के कमांडो पहनते हैं। विश्वास को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अच्छे से जानता था जिंदल खानदान आर्मी से बिलोंग करता है। मिस्टर जिंदल ने बचपन से ही तंच को आर्मी में अपने साथ रखा था। तंच ने काफी कम उम्र से ही स्पेशल फोर्स में काम करना शुरू कर दिया था और वो काफी जल्दी लेफ्टिनेंट जनरल बन गया था। वो पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र का लेफ्टिनेंट जनरल था। भले तंच ने कुछ ही साल में आर्मी छोड़ दी थी, मगर काफी कुछ अभी भी उसके कंट्रोल में था, खासकर उसकी स्पेशल टीम। तंच उस इंसान को घूरते हुए धीमी मगर लो आवाज में बोला, शैडो, यू टेक केयर ऑफ दिस गार्बेज। अपने लिए गार्बेज शब्द सुनकर विश्वास झटपटोकर बोला, प्रेसिडेंट, आई एम नॉट गार्बेज, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट। मुझे गार्बेज बोलकर आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे प्रेसिडेंट हैं। शैडो अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। विश्वास जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब कुछ मेरी चलती जुबान के कारण हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट, मुझे छोड़ दीजिए। तंच उसे इग्नोर कर देता है। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो यहाँ पर हो ही ना। वो धीरे धीरे अमायरा के घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं शैडो विश्वास को घूरते हुए शैतानी हंसी हंसकर बोला, प्रेसिडेंट को धोखा देने का अंजाम जानते हो, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। मैं हमेशा तुम्हें पीटना चाहता था, आज मौका मिला है। इतना कहते ही वो एक जोरदार पंच विश्वास के मुंह पर मारता है। वहीं विश्वास अपने नाक को पकड़ते हुए दांत पीसकर बोलता है, कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं।
फिर शैडो उसे और भी पिटने लगता है। तंश और अमायरा के घर के बाहर जो गार्ड्स खड़े थे वो विश्वास और उस शैडो गार्ड को देख रहे थे। वो सभी दीवार से टेक लगाकर ऐसे देखने लगे जैसे उनका मनोरंजन हो रहा हो। वहीं स्माइली चुपके चुपके अंदर जा रही थी। अमायरा का रूम कौन सा है उसने पहले ही विश्वास से कहकर पता लगवा लिया था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वो बिल्कुल एक जासूस की तरह धीरे धीरे जा रही थी। जब वो रूम के बाहर खड़ी हो गई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रूम का दरवाजा खुला था। वो धीरे धीरे अंदर आ जाती है। उसने देखा अमायरा चैन से सो रही थी। फ्रांश, अंश और कर्श भी सो रहे थे, मगर तक्ष जाग चुका था। तक्ष आसपास देखते हुए बाहर की तरफ देखने लगा। उसे बस इतना नजर आ रहा था, कोई तो है। वो बैठा हुआ चादर को पकड़कर चबाने लगता है। उसने एक नजर अमायरा को देखा जो सो रही थी, मगर फिर जल्दी से बेड के किनारे आ गया। वो बहुत चालाक था, बिल्कुल कर्श की तरह। वो मुस्कुराता है, उसके आगे के 4 दांत दिख रहे थे। उसके बाद उसने बेड के किनारे लगी सभी पिलो को एक एक करके जमीन पर फेंक दिया। एक के ऊपर एक, टोटल 3 पिलो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बाद तक्ष रेंगते हुए बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, मगर अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। पर पिलो के ऊपर गिरने के कारण उसे चोट नहीं लगी थी। वो तो खुश हो गया था। वो जल्दी से सही से बैठ जाता है, फिर घुटनों के बल चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसने स्माइली को देख लिया था। स्माइली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तक्ष को देख रही थी। तक्ष जल्दी से स्माइली के पैरों को पकड़ते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा। वो खुश होते हुए बोला, बेबी बेबी। तक्ष छोटा था, इसलिए उसे बच्चे पसंद थे, क्योंकि उसे खेलना पसंद था। स्माइली गौर से तक्ष को देख रही थी। भले ही उसने तक्ष को तब देखा था जब वो सिर्फ 1 महीने का था, पर वो तुरंत पहचान गई कि यह तक्ष है। स्माइली खुश होते हुए बोली, टुनटुन। तक्ष को बचपन में सभी टुनटुन कहते थे। ये नाम उसे अमायरा ने दिया था। स्माइली खुश होकर उसे पकड़कर उठा लेती है, मगर वो सिर्फ 4 साल की थी, इसलिए वो ठीक से उठा नहीं पा रही थी। वो खुश होकर फिर से बोली, तुम जाग रहे हो, तुम्हें इस तरह नीचे नहीं उतरना चाहिए वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। चलो बेड पर कूल मम्मा के पास चलते हैं। इतना कहकर वो उसे किसी तरह बेड के पास ले आती है। उसने तक्ष को इशारा किया कि वो बेड पर चढ़े, फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, चलो जल्दी से इस पर चढ़ने की कोशिश करो, स्माइली तुम्हारी हेल्प करेगी। तक्ष बेड को पकड़कर किसी तरह खड़ा था। वो अपने पैर को ऊपर करता है, मगर वो बेड पर चढ़ नहीं पा रहा था। वो परेशान होकर स्माइली को देखने लगा। स्माइली उसके कमर को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश करती है। थोड़ी कोशिश के बाद तक्ष बेड पर चढ़ गया था। स्माइली भी जल्दी से अपने बैग को नीचे रखते हुए बेड पर चढ़ जाती है। स्माइली खुश होकर तक्ष को गले लगाकर बोली, टुनटुन, अब स्माइली तुम्हारे पास ही रहेगी। देखो, स्माइली ने तुम्हें ढूंढ लिया। स्माइली ने तुम्हें बहुत याद किया है। क्या तुमने स्माइली को याद किया? उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए तक्ष अभी भी खुश हो रहा था। फिर वो अमायरा की तरफ देखते हुए तोतली आवाज में बोला, मम, निन्नी। स्माइली अमायरा को देखते ही और भी ज्यादा खुश हो गई। फिर वो तक्ष को शांत करते हुए बोली, अरे जोर से मत बोलो वरना मम्मा जग जाएगी। चलो अभी मम्मा के पास सोते हैं, फिर स्माइली वो पेपर्स को मम्मा को सुबह देगी। बेड बहुत बड़ा था, इसलिए स्माइली भी आराम से सो सकती थी। स्माइली लेट जाती है। उसने तक्ष को लेटने का इशारा किया। पैरों के बल चलते हुए तक्ष उसके पास लेट गया, मगर अभी भी वो लगातार स्माइली को देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वो कौन है। स्माइली को यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर बैठ गई। फिर परेशान होकर बोली, स्माइली को तो नींद ही नहीं आ रही। तक्ष भी तुरंत उठकर बैठ गया और उसे देखने लगा। वो फिर से मुस्कुराते हुए बोला, बेबी। स्माइली अपने सिर पर मारकर बोली, अरे बेबी, तुम हो स्माइली नहीं। तक्ष हैरान होते हुए बोला, माली। स्माइली फिर से अपने सिर पर मारते हुए बोली, नहीं माली नहीं, स्माइली। तक्ष फिर से बोलता है, माली। स्माइली 3 से 4 बार उसे सिखाती है, मगर तक्ष हर बार माली बोल रहा था, इसलिए वो हार मानते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो पहले सोते हैं, मम्मा के पास चलते हैं। स्माइली धीरे धीरे उठने लगी। वो बहुत ही धीरे धीरे अमायरा के पास जाती है और खुश होकर उसके ऊपर सो जाती है। ये देखकर तक्ष भी घुटनों के बल चलते हुए अमायरा के बगल में आ गया। पर अमायरा के बगल में कर्श सो रहा था। ये देखकर तक्ष मुंह बनाते हुए उसके बीच में लेट गया। वो थोड़ा इधर उधर अपनी बॉडी को हिलाता है, फिर जाकर आराम से अमायरा को गले लगाकर सो गया। अमायरा को अपने ऊपर भार तो महसूस हुआ, मगर वो गहरी नींद में थी, इसलिए नहीं जागी। एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी होकर सब देख रही थी। उसका एक हाथ जेब में था और होठों के बीच सिगरेट थी, मगर उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। काफी देर तक वो खड़ा था। जब उसे लगा सभी सो गए हैं, तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे चलते हुए अमायरा की तरफ बढ़ने लगा। अमायरा के पास जाकर वो एकदम से स्माइली को किनारे सुला देता है। फिर तक्ष को थोड़ा बीच में करके उसने अपनी शर्ट उतारी और अमायरा के सीने पर सिर रखकर लेट गया। उसने 2 बार अपनी नाक को उसके सीने पर रगड़ा, फिर उसकी कमर को कसके पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह जिंदल हाउस में सुबह के 6 बजे बज रहे थे।
मगर यश के होठों पर डेविल स्माइल थी। उसने आज ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पेंट पहनी थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो पूरे खानदान का मालिक हो। वो हॉल के बीचों बीच खड़े होते हुए जोर से चिल्लाया, मिस्टर जिंदल, बाहर आइए, क्योंकि इस घर का असली मालिक यश जिंदल अब नहीं चाहता कि आप लोग और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। जल्दी से बाहर निकलिए। इतना कहते ही वो आराम से सोफे पर घमंड से एक राजा की तरह बैठ जाता है, जैसे उसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया हो। कई सारे लोग आकर यश के पास खड़े हो जाते हैं। वो सभी गार्ड्स थे और यही यश के गार्ड्स थे। यश ने देखा कोई नीचे नहीं आ रहा, तो वो घमंड से चिल्लाया, क्या सभी लोग मर चुके हैं? बाहर आओ। भला मेरे घर में कोई इतनी देर तक कैसे सो सकता है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सबका मालिक तुम्हें नीचे बुला रहा है। जल्दी नीचे आओ। इतना कहकर वो मुस्कुराया। तभी उसने देखा मिस्टर जिंदल बड़े ही रौब से नीचे आ रहे थे। ये देखकर यश हंसने लगा। क्या सच में सब कुछ यश के नाम हो चुका है? क्या होगा जब अमायरा देखेगी कोई उसके ऊपर सो रहा है? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 18, तुम्हारे शरीर पर बाइट के निशान क्यों है? यश घमंड से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने ही मिस्टर जिंदल खड़े हुए थे। मिस्टर जिंदल हमेशा की तरह सीरियस और सख्त लग रहे थे। उन्होंने जब यश के चेहरे पर ऐसा घमंड देखा तो वह अपनी आईब्रो को ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद डांटते हुए कहते हैं, यह क्या बदतमीजी है यश? क्या तुम इस घर के रूल्स को भूल चुके हो? ये सुनकर यश हंसने लगता है। यश को इस तरीके से हंसते हुए देखकर मिस्टर जिंदल को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। यश अपना एक पैर टेबल पर रखते हुए अपने दोनों हाथों को सोफे पर फैलाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। फिर वो मिस्टर जिंदल को ऐसे देखने लगता है जैसे मिस्टर जिंदल कोई गंदी चीज हो। उसके बाद उसने अपने बालों को सहलाते हुए कहा, मिस्टर जिंदल, अब आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर दया करके आपको छोड़ दूं, तो अभी और इसी वक्त मेरे सामने घुटने के बल बैठ जाइए। अगर मुझे दया आए तो मैं आपको इस घर में रख सकता हूँ। मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, क्या तुम अपने मैनर्स भूल चुके हो यश? खानदान में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझसे यानी जनरल प्रथम वर्धन जिंदल से ऊंची आवाज में बात कर सके। मिस्टर जिंदल को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो आर्मी मैन थे, ऊपर से जनरल। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करे। उनके गुस्से को देखकर यश ठहाके लगाकर बोला, मिस्टर जिंदल, इतना घमंड सही नहीं है। पहले आप ये पैसा और प्रॉपर्टी के नाम पर इतना उछलते थे, लेकिन अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है। अब मैं आप लोगों को आपकी औकात दिखाऊंगा। इतने सालों से मैं और मेरी माँ इस घर में रह रहे थे, मगर हर किसी ने हमें नीचे दिखाया। यही नहीं, आपके उस घमंडी छोटे बेटे तंच ने मेरी माँ को मार डाला। उसे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उसने मेरी माँ को मार डाला है? मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। उसने मुझे अनाथ कर दिया है, तो मैं उसके मॉम डैड को कैसे छोड़ सकता हूँ? आप दोनों की मैं ऐसी हालत करूंगा कि तंच खून के आंसू रोएंगे। वो नफरत से मिस्टर जिंदल को देखने लगता है। मिस्टर जिंदल बाहर खड़े गार्ड्स को सख्ती से बुलाते हैं, गार्ड्स, इस इंसान का दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि मैं इसके साथ कुछ कर दूं, इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाओ। गार्ड्स जल्दी से भागते हुए अंदर आते हैं, मगर यश के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। ठीक उसी वक्त एक वकील भी आ जाता है। वकील को देखते ही यश खुश होकर कहता है, आइए, एडवोकेट सूरज। एडवोकेट सूरज की उम्र लगभग 28 साल थी। साथ ही वो बहुत ही कम उम्र में ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, इसलिए उसमें भी घमंड बहुत था। सूरज घमंड से यश के पास आकर खड़ा हो गया। सूरज एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए मिस्टर जिंदल को देखकर बोला, मिस्टर जिंदल, आपको मेरे दोस्त यानी यश की हर एक बात माननी होगी, तभी आप इस घर में रह सकते हैं, क्योंकि आपने खुद अपने पूरे होशो हवास में अपना सब कुछ यश के नाम कर दिया है। इतना कहते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। मिसेज जिंदल भी इस वक्त आ जाती है। उन्होंने इस वक्त एक डिजाइनर सूट पहना था। वह हमेशा की तरह बहुत ही एलिगेंट और सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके 4 बच्चे हैं। मिसेज जिंदल नीचे आते ही वहां के सीरियस माहौल को समझ चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए यश से पूछा, यश, क्या हुआ है तुम्हें? क्या ये तुम्हें डांट रहे हैं? यश अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, अपने प्यार का नाटक अपने पास रखिए। अगर आपके हस्बैंड ने मेरे सामने घुटने नहीं टेके तो मैं आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। इन्हें अपनी नाक को मेरे कदमों में रगड़ना होगा, तभी मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। कब से मैं यह मौका ढूंढ रहा था कि तुम सबको बर्बाद कर दूं, पर अब मुझे मौका मिल गया है। और मिस्टर जिंदल, आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ मेरे नाम कैसे हुआ। वह क्या है ना, जब आप कंपनी के पेपर्स को साइन कर रहे थे तो गलती से आपने उन प्रॉपर्टी के पेपर पर भी साइन कर दिया था। शायद वे इस वक्त आपके लॉकर में होंगे। जाइए और जाकर उन पेपर को ले आइए। इतना कहकर यश हंसने लगता है। वो खुद को इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रहा था, क्योंकि जिंदल खानदान की पकड़ न सिर्फ आर्मी में थी बल्कि पॉलिटिक्स और बिजनेस पर भी थी। हर कोई जिंदल खानदान से डरता था, और जिंदल खानदान की कुछ छुपी हुई ताकतें भी थीं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि यश को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। यश के बिहेवियर से मिसेज जिंदल भी गुस्से में आ जाती है।
उन्होंने याद किया कि उनके चारों बच्चों में से तंश सबसे ज्यादा गुस्सैल और बदतमीज था। जब तक बात अमायरा पर नहीं आती थी वो कुछ नहीं करता था, भले ही मिस्टर जिंदल उसको चाबुक से ही क्यों न मार डाले। वो कभी भी उनसे जुबान नहीं लड़ाता था। अगर वो मुंह खोलता भी था तो वो सिर्फ कड़वे शब्द कहता था ताकि मिस्टर जिंदल गुस्से में आकर उसे और पीटे। मिसेज जिंदल को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन यश उनसे इस तरीके से बात करेगा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर मिस्टर जिंदल उनके हाथ को पकड़कर बहुत ही आराम से बोले, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। इतना कहते हुए मिस्टर जिंदल यश को जानलेवा निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। यश तो मुस्कुरा रहा था मगर मिसेज जिंदल थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। मिस्टर जिंदल बेहद शांत थे, इसलिए उनके भाव से पता नहीं चल रहा था कि वह क्या सोच रहे थे। अपने स्टडी रूम में पहुंचते हैं और उन्होंने लॉकर को खोला। उन्होंने एक एक करके सारे पेपर्स को बाहर निकाले। तभी उनके हाथ में एक पेपर आया जिसे देखते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उनका चेहरा डार्क पड़ गया। उनकी पकड़ भी पेपर पर कस गई थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्टडी रूम का टेम्परेचर बहुत ही सीरियस और डरावना हो चुका था। अमायरा का विला अमायरा की नींद धीरे धीरे खुल रही थी। उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। फिर वो जैसे ही अपने हाथ को थोड़ा आगे की तरफ करती है तो उसे एहसास होता है कि उसका हाथ किसी पत्थर जैसी चीज से टकरा रहा है। यही नहीं, उसकी गर्दन पर भारी सांसों का दबाव महसूस हो रहा था। अमायरा को कुछ अजीब सा लगने लगा। वो एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। पहले तो उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था मगर धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे गई तो उसे एक हैंडसम और अट्रैक्टिव सा चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही एक पल के लिए उसे लगा कि यह सब एक सपना है। वो अपने हाथों को ऊपर करते हुए उस हैंडसम चेहरे को सहलाते हुए दबी हुई आवाज में बोली, आकर्षित नहीं तंश। इतना कहते ही उसके हाथ तंश के होठों पर चलने लगते हैं। अमायरा को अभी भी यह सपना लग रहा था। वो अपने हाथ को तंश के कंधे पर रखते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। तंश ने शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए उसके मसल साफ नजर आ रहे थे, जिसे छूते ही अमायरा को अपने शरीर में एक अलग ही कट महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो पूरी तरह से उसे टच कर सके और उसका फायदा उठा सके। ये सोचते हुए वो खुश हो जाती है। जैसे ही वो अपने हाथ को तंश की कमर तक ले जाकर उसकी बेल्ट पर रखती है, अचानक तंश की आंखें खुल जाती हैं और वह एकदम से अमायरा के हाथ को पकड़ लेता है। उसने अपने चेहरे को ऊपर किया और उसे बुरी तरह घूरने लगा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। वहीं अमायरा, जो ये सब सपना समझकर तंश का फायदा उठाने में लगी हुई थी, अचानक उसे एक झटका लगा। वो तंश के चेहरे को देखते हुए हकलाकर बोली, तुम सपना नहीं हो, तुम सच हो। इतना कहते ही उसकी नजर तंश के सीने पर पड़ी जहां उसके और स्माइली के नाम का टैटू बना हुआ था। एक पल के लिए वो टैटू को देखकर सदमे में चली गई। फिर अनजाने में उसने अपने हाथ को उसके सीने पर फिराया। इस एहसास से तंश अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मुट्ठी बेडशीट पर कस गई थी। फिर वह झुकते हुए अमायरा के कान में भारी आवाज में सांस छोड़ते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम मुझे बहका रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं कितनी जल्दी खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता हूँ। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हो सकता है अगले कुछ दिनों तक तुम बेड से उठ भी न पाओ। ये सुनते ही अमायरा घबरा जाती है और खुद को संभालते हुए बोली, तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये तो मेरा घर है। अमायरा एकदम से होश में आते हुए उठने लगती है, मगर बार बार वो तंश को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, या यूं कहें उसे बहुत ही बुरी नजर से देख रही थी। उसे देखकर तंश मुस्कुराते हुए सर्द आवाज में बोला, वाइफी, हम मैरिड हैं और अपना मुंह बंद रखो। आज भी तुम्हारी आदत वैसे ही है। पहले भी तुम मुझे शर्टलेस देखकर लार टपकाती थी और आज भी तुम्हारी हालत वैसे ही है। ये सुनकर अमायरा जल्दी से अपने होठों के आसपास हाथ फिराती है, मगर जब उसे एहसास होता है कि उसके सामने मौजूद इंसान उसे चिढ़ा रहा है तो वो गुस्से में उसे देखने लगती है और दांत पीसकर बोली, देखो, कहीं पर भी सलाइवा नहीं है। झूठ मत बोलो, मेरी लार नहीं टपक रही, समझे? एक मिनट, तुम बात को बदल रहे हो। तुम मेरे ऊपर क्यों सो रहे थे? और तुम्हारी शर्ट कहाँ गई? तुम्हारे शरीर पर ये नाखून के निशान क्यों है? अमायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसे लगा कि वो किसी मुसीबत में फंस चुकी है। उसने देखा कि उसका नाइट सूट कंधे से थोड़ा नीचे खिसका हुआ था और उस पर दांतों के निशान थे। ये देखकर उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से में लाल हो गया। यही नहीं, उसे अपने सीने में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। शायद तंश उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा था, इसलिए ही दर्द हो रहा था, या फिर उसने कुछ और किया था। ये सोचते ही अमायरा तंश को मार डालना चाहती थी। उसने तंश की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, यह क्या किया तुमने मेरे साथ? और मेरे गर्दन पर तुम्हारे दांतों के निशान क्यों हैं? तभी अमायरा को महसूस हुआ कि तंश के शरीर पर भी कई सारे निशान हैं, खासकर उसके सिक्स पैक एब्स पर नाखूनों के निशान थे। वो जल्दी से अपनी नजरें हटा लेती है, मगर उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। इसके साथ ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपनी तिरछी नजरों से फिर से तंश की पूरी बॉडी को स्कैन करती है। चाहे वो अपने अट्रैक्शन को रोक नहीं पा रही थी, मगर वो ये तंश को दिखाना नहीं चाहती थी
कि उसे तंश के मसल्स और सिक्स पैक एब्स बहुत पसंद आए थे और वो उसे छूना चाहती थी। तंश उसकी नजरों को महसूस करते ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। वही अमायरा फिर से परेशान हो गई कि आखिर तंश उसके साथ इस हालत में क्यों है। क्या करना चाहता है तंश अमायरा के साथ? क्या प्लान है उसके? क्या अमायरा उसकी साजिश को समझेगी? क्या देखा मिस्टर जिंदल ने जो वो शौक हो गए? क्या सच में यश बन गया है जिंदल परिवार का मालिक? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 19 वाइफी, यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ मी, नाउ टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तंश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जब उसने अमायरा को इतना परेशान देखा, पर जल्दी ही उसने अपनी मुस्कान छुपा ली। वो अब अमायरा को बिना इमोशंस के देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे बेड से उठने लगा। अमायरा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बेड पर खींचते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम मेरे रूम में कैसे आए और मेरे ऊपर क्यों सो रहे थे? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा फायदा उठा सकते हो? ये सुनते ही तंश की आंखें छोटी हो गईं और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमायरा फिर गुस्से में बोली, बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मुंह में दही जम चुकी है? तभी तंश ने उसे एक झटके में अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अमायरा के कंधे को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, किसने किसका फायदा उठाया है? तुम वो हो जिसने मेरा फायदा उठाया है? अमायरा को यह सुनकर झटका लगा। वो सोचने लगी कि यह उसका रूम है, यह उसका बेड है और तंश उसके ऊपर सो रहा था। यहां तक कि उसकी गर्दन पर तंश के दांतों के निशान भी थे। फिर भी तंश उससे कह रहा था कि उसने उसका फायदा उठाया है। ये सोचते ही उसे ऐसा लगा जैसे गुस्से के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने तंश के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैं किसी का फायदा नहीं उठा सकती। तुम ही हो जिसने मेरा फायदा उठाया है। अगर तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया होता तो मेरे ऊपर क्यों सो रहे थे? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये सुनते ही तंश ने एक हाथ से अमायरा के कंधे को पकड़ते हुए सकी तरफ झुककर अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए सर्द आवाज में कहा, देखो मेरे शरीर पर नाखूनों के निशान है। ये तुम्हारे नाखूनों के निशान है। मैंने शर्ट नहीं पहनी क्योंकि तुमने उसे उतार दिया था। मेरे होठों पर तुम्हारे दांतों के निशान है, यहाँ तक कि तुमने मेरी पैंट भी उतारने की कोशिश की। तो अब बताओ कौन किसका फायदा उठा रहा था? अभी जब तुम सुबह उठी तब भी तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। उसके बारे में क्या कहोगी? अमायरा के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो कहना चाहती थी कि उसने ये सब सपना समझकर किया था, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने तंश को खुद से दूर धकेलते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तंश उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए हल्के मजाकिया लहजे में बोला, बिल्कुल पुलिस को बुलाओ। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे तुमने मुझे जबरदस्ती अपने रूम में खींचा और मेरा फायदा उठाया, वो भी इन बच्चों के सामने। ये सुनते ही अमायरा जो बेड पर खड़ी थी वो बेड से नीचे उतर आई। उसने माथे को सहलाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर बोली, मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़के हो, तो भला मैं तुम्हें कैसे फोर्स कर सकती हूँ? मैं बच्चों के साथ सोई थी तो तुम्हें रूम में कैसे ला सकती थी? तब तंश ने बेशर्मी से कहा, मुझे क्या पता, मैं तो बाहर टहल रहा था। तुम ही आई, मुझे जबरदस्ती रूम में खींचकर मेरे कपड़े उतारने लगी। तुमने मेरा रेप किया है। आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट और तुम्हें जेल में डलवाऊंगा। अमायरा ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा था। उसने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। पिछली रात बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वह थक कर कब सो गई उसे खुद भी याद नहीं था, मगर उसे नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। अगर अमायरा की याददाश्त न गई होती तो वो तंश की चाल को तुरंत समझ जाती। तंश एक चालाक इंसान था और जो चीज वह पाना चाहता था उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अमायरा झल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसने अभी तक स्माइली पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि तंश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपनी शर्ट उठाकर पहनी, बालों में हाथ फेरा और अपनी जेब में हाथ डालते हुए धीरे धीरे अमायरा के पीछे चल पड़ा। पर वो धीरे धीरे सिटी भी बजा रहा था। उसकी सिटी की धुन थोड़ी अजीब थी। अमायरा बाहर खड़े गार्ड के पास गई और गुस्से में उसे एक मुक्का मारते हुए बोली, तुम कैसे किसी इंसान को मेरे घर में, यहाँ तक कि मेरे रूम में आने दे सकते हो और उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की? तंश भी पीछे पीछे आ गया था। गार्ड की नजर जैसे ही उस पर गई वो सब घबरा गए। उन सब ने देखा था कि रात में तंश ने क्या किया था, इसलिए वे सब डरे हुए थे। तंश अपने पॉकेट में हाथ डालकर डोमिनेटिंग अंदाज में खड़ा हो गया। उसने गार्ड को ऐसे देखा जैसे अगर उन्होंने कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो वो उन्हें जान से मार देगा। उसकी शैतानी नजरें काफी थी सबको डराने के लिए। जब अमायरा ने देखा कि गार्ड तंश को कैसे देख रहे हैं तो वह गुस्से में बोली, सच सच बताओ, कल रात क्या हुआ था? यह इंसान यहाँ कैसे आया? गार्ड डरते हुए बोले, हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो बाहर टहल रहे थे और आप उन्हें जबरदस्ती अपने रूम में ले गई। उन्होंने तो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश भी की थी, मगर आपने उन्हें फोर्स किया और कहा कि ऐसी सुंदरता सिर्फ आपके पास हो सकती है। अमायरा को लगा कि उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। अगर ऐसा था तो मुझे याद क्यों नहीं है, वो सोचने लगी। और फिर मन में बड़बड़ाए, क्या मेरी याददाश्त चली गई है?
जो कल रात की बातें मुझे याद नहीं। वो पलटकर तंच को देखती है, फिर बहुत ही सीरियस होकर उसे गुस्से में देखती है। तंच ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें याद नहीं, या तुम जिम्मेदारी लेने से बच रही हो? तभी दूसरे गार्ड ने भी डरते हुए कहा, मैडम ये सच है, हमने भी यह सब देखा। अमायरा को धोखा महसूस हो रहा था। इस तंच ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जेल भिजवाने के लिए अपने एडवोकेट को बुलाने वाला हूं। तुमने मेरे कपड़े फाड़े और मेरा रेप करने की कोशिश की। अमायरा की आंखें फड़कने लगी और उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह ये सब कैसे कर सकती है। वो तो एक छोटी सी और प्यारी सी बच्ची थी, तो अचानक से उस पर हैवान होने का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा था? वो ये सब सोच ही रही थी कि उसी वक्त पुलिस के जीप की सायरन की आवाज सुनाई दी, तो अमायरा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर जेल कैसे जा सकती थी। इस टेंशन में वो बच्चों के बारे में भूल चुकी थी कि अगर बच्चे जाग गए और नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है। मगर तंश इन सब के बारे में नहीं भूला था। उसे अच्छे से पता था स्माइली भले ही छोटी है, मगर वो सब संभाल लेगी। पर रूम में तो शैतानों का राजा ही सबसे पहले जाग चुका था, यानी कर्श। टीयर्स ऑफ जॉय। अमायरा और तंश के जाने के बाद ही कर्श उठ चुका था। वो अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ चुका था। उसने आसपास देखा, मगर उसे अमायरा कहीं भी नजर नहीं आई। वो रोने जैसा मुंह बना लेता है कि तभी उसकी नजर अपने सोते हुए भाइयों पर पड़ी, तो वह अपने दांत दिखाने लगा, क्योंकि अब फिर से उसे मौका मिल गया था सबको जगाने का। पर तभी उसकी नजर स्माइली पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो एकदम से बैठकर एकटक स्माइली को देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर यह है कौन। घुटनों के बल चलते हुए वो धीरे धीरे स्माइली के बगल में बैठ गया था, फिर उसके बालों को पकड़कर खींचने लगा। फिर अपनी पलकों को झपकाते हुए अपने चेहरे को स्माइली के पास करता है। वो बहुत ही गौर से स्माइली को देख रहा था, फिर स्माइली के गालों पर किस करते हुए बोला, बेबी बेबी। जैसे वो हमेशा सभी को सुबह परेशान करके जगाता था, स्माइली को उसने वैसे नहीं जगाया था। वो अभी भी उसे गौर से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह है कौन। फिर उसकी नजर तक्ष पर गई जो सो रहा था। ये देखते ही वो अपने चेहरे को एकदम ऊपर करके अपने हाथ को ऊपर करता है और एकदम से उसके ऊपर कूद जाता है। उसका सिर इस वक्त तक्ष के पेट पर था। उसकी हरकत से तक्ष एकदम से उठ गया था और रोने लगा। आह मम मम। तक्ष उठकर बैठ चुका था। उसके रोने की आवाज सुनकर स्माइली उठ जाती है। वो भी अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है। उसने देखा कि तक्ष रो रहा है, तो वो उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराते हुए बोली, टुनटुन शांत हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? फिर वो देखती है कि अमायरा वहां पर नहीं थी। कर्ष देखता है कि स्माइली का पूरा ध्यान केवल तक्ष पर है, तो उसका चेहरा गुस्से में फूल जाता है। वो अटेंशन पाने के लिए स्माइली के ऊपर कूदते हुए बोलता है, बेबी। स्माइली उसे संभाल नहीं पाती है और वो फिर से गिर जाती है। तक्ष और कर्ष दोनों ही बहुत खुश थे कि अब उनके पास खेलने के लिए कोई और भी है। वही स्माइली हंसते हुए बोली, अरे स्माइली के ऊपर से उठो। स्माइली नीचे दब गई है। मगर तक्ष और कर्ष दोनों ही बेबी बेबी कहते हुए उसके ऊपर चढ़ चुके थे। उन दोनों के आवाज करने से अंश भी उठ चुका था। अंश जब उठकर स्माइली को देखता है तो वो खुश हो जाता है। उसने देखा कि कर्ष और तक्ष कैसे स्माइली को परेशान कर रहे हैं, तो वो उन दोनों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हुए गुस्से में उन्हें देखने लगता है। उसके गुस्से को देखकर कर्ष और तक्ष एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ गए। फिर दोनों ही स्माइली की तरफ इशारा करके बोले, बेबी। स्माइली उठकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे स्माइली बेबी नहीं है, तुम चारों बेबी हो। पर क्या तुम लोग स्माइली को देखकर खुश हो? तीनों खुशी से अपने सिर को हिला देते हैं। उन तीनों को याद नहीं था स्माइली कौन है, मगर तीनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें स्माइली बहुत पसंद आई थी, खासकर उसकी दो चोटी जिस पर बहुत ही क्यूट सा रिबन लगा था। कर्ष स्माइली को पकड़कर खड़ा हो गया और उसकी एक चोटी को पकड़कर उसे खींचने लगा, तो स्माइली उसे बैठाते हुए बोली, अरे स्माइली की छोटी को मत खींचो, दर्द होगा। ये सुनकर कर्ष खिलखिलाकर बोला, चोटी चोटी। फिर वो अपने छोटे से हाथ को अपने सिर के ऊपर रखता है और अपनी चोटी ढूंढते हुए स्माइली को देखने लगा, तो स्माइली हंसकर बोली, अरे तुम बॉय हो, तुम्हारे पास चोटी नहीं होगी। तक्ष भी अपने बालों पर हाथ रखकर अपनी चोटी ढूंढने लगा, पर उसे चोटी नहीं मिल रही थी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है। वो जल्दी से बैठ के किनारे आ गया था। उसने देखा कि पिलो अभी भी जमीन पर वैसे ही पड़ा है, तो वो खुश होकर बेड से कूदते हुए सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर स्माइली बोली, अरे रुको, चोट लग जाएगी। मगर तक्ष घुटनों के बल चलते चलते जल्दी जल्दी ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंच जाता है। वो अमायरा के सामान को उठाकर इधर से उधर फेंकने लगता है। ये देखकर बाकी सब भी नीचे उतरने लगे। सब बिल्कुल वैसे ही उतर रहे थे जैसे तक्ष उतरा था। नीचे पिलो रखने के कारण किसी को चोट नहीं लग रही थी। अब सभी अमायरा के ड्रेसिंग टेबल को पकड़कर खड़े थे। वे लोग कंघी को उठाते हैं और स्माइली को देखकर खुश होकर बोले, चोटी। उन्होंने हमेशा अमायरा को इसी से बाल बनाते हुए देखा था, इसलिए सभी को पता था कि इससे चोटी बनती है। स्माइली भी खुश होकर नीचे उतर आई थी। ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारा सामान रखा था।
भले ही अमायरा मेकअप नहीं करती थी मगर उसे मेकअप का सामान कलेक्ट करने का शौक था, जो अब उसके सभी बच्चे मिलकर खराब कर रहे थे। स्माइली टेबल पर चढ़ते हुए लिपस्टिक उठा लेती है। उसे याद आता है कि पहले अमायरा ने एक बार उसे लिपस्टिक लगाई थी। वो खुश होकर अपने होठों और गालों पर लिपस्टिक लगाने लगती है। ये देखकर अंश, कर्ष और तक्ष उसे पुकारने लगते हैं, तो वो उनके भी लिपस्टिक लगा देती है। कर्ष, फिर अंश और फिर दक्ष के। वे सभी खुश होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं त्रांश की भी नींद खुल गई थी। वो पेट के बल पलटते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसकी गहरी नीली आंखें और भी ज्यादा गहरी होने लगी। वो लगातार स्माइली को देख रहा था। त्रांश, जो कभी उठकर बैठता भी नहीं था, वो एकदम से उठकर बैठ गया। लगातार वो स्माइली को देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल तंश जैसी थी, इसलिए भले ही वो छोटा था मगर उसकी आंखों में रहस्य जैसा कुछ नजर आ रहा था। वहीं बाहर अमायरा पुलिस की जीप को रुकते हुए देखती है तो उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसने देखा कि कुछ ऑफिसर बाहर निकलकर आसपास देख रहे थे। वो अपने थूक को गटकते हुए अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ लेने लगती है। ये देखकर तंश जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ लेता है। अमायरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तंश उसे रहस्यमयी नजरों से देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तो पीछे क्यों भाग रही हो? तुम बच नहीं सकती, या तो जेल जाओ या मेरी जिम्मेदारी लो। वाइफी, यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ मी, नाउ टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमायरा देखती है कि पुलिस वाले उसी तरफ आ रहे हैं। वो और भी तेजी से तंश के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है मगर तंश उसे छोड़ता नहीं है। तंश की आंखों में उसके बुरे इरादे साफ दिख रहे थे। क्या सच में पुलिस तंश को पकड़ने आ रही है या बात कुछ और है? आखिर क्यों आई है पुलिस? क्या होगा जब अमायरा को पता चलेगा इसके बच्चे फिर से उसके कीमती सामान को तोड़फोड़ रहे हैं? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 20, डैडी और डोंट टच माई वाइफी अदरवाइज आई विल किल यू। अमायरा लगातार अपने हाथ को छुड़ाते हुए उन पुलिस वालों को देख रही थी जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस वाले सीधा अमायरा के पास आकर रुक जाते हैं। अमायरा अब एकदम सीधी खड़ी हो गई थी और गुस्से में तंश को देखने लगी थी। ठीक उसी वक्त पुलिस वालों ने अपनी कठोर आवाज में पूछा, यहाँ पर आकर्षित कौन है? हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। अमायरा ये सुनते ही खुश हो जाती है और जल्दी से तंश की तरफ इशारा करके बोली, हाँ, यही है आकर्षित। मुझे यकीन नहीं होता, उसने पुलिस को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। इसे ले जाइए और जेल में डाल दीजिए। अमायरा इस वक्त बेहद खुश लग रही थी। तंश उसे अपनी रहस्यमयी नजरों से देख रहा था। उसने अमायरा से अभी नजर नहीं हटाई बल्कि ऊपर से नीचे तक उसे अच्छे से स्कैन करने लगा। अमायरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गली के आवारा गुंडे लड़कियों को घूरते हैं। तंश बिल्कुल वैसी ही नजरों से उसे देख रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने तंश की तरफ देखते हुए हवलदार से कहा, इसे अरेस्ट करो। तंश ये सुनते ही एक कदम पीछे हो गया। उसका एक हाथ उसकी जेब में था, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। अमायरा को लगा कि तंश डर गया है, इसलिए उसने जल्दी से उसे आगे की तरफ धक्का देते हुए पुलिस वाले से कहा, ये भाग रहा है, इसे जल्दी से अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर बहुत ही नर्म आवाज में अमायरा से बोले, मैडम, आप चिंता मत करिए, हम इस इंसान को जेल में डाल देंगे ताकि यह आपका पीछा न करे और आपको और आपके पति को कोई परेशानी न हो। इतना कहते ही वो वापस से गुस्से में तंश को देखने लगे। मगर अमायरा के चेहरे के भाव बदल गए। वो जल्दी से सामने आकर बोली, क्या कहा? पति? कौन सा पति? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, मैं? और कौन? तुम्हारा बस एक ही पति है। ये कहते हुए ऋषभ उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऋषभ के चेहरे पर एक मुस्कान थी। जैसे ही उसने तंश को देखा, उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि आज तुम जेल जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ रहूंगा। अमायरा ने उस दिन ऋषभ को मारा था, इसलिए ऋषभ के शरीर पर निशान थे। उसे देखते ही अमायरा का गुस्सा फिर से चढ़ गया। ऋषभ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अमायरा के पास आकर बहुत ही प्यार से बोला, अमायरा, कहीं इस इंसान ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ये साइको है, ये हमेशा से तुम्हारे पीछे पड़ा था। फिर ऋषभ गंभीर होकर इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट कर लीजिए। तंश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे छुए। उसने ठंडी नजरों से इंस्पेक्टर को देखा, जिससे इंस्पेक्टर को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई है। वो 2 कदम पीछे हो गया और उसे तंश से बेहद डर लग रहा था। तंश के कई शैडो गार्ड्स भी आसपास छिपे हुए थे, जो सिर्फ तंश के इशारे का इंतजार कर रहे थे। तंश की निगाहें अमायरा पर ठहर जाती हैं। वो उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुमने मेरा एडवांटेज लिया, तो मैं जेल क्यों जाऊं? अगर जेल जाना है तो हम साथ में जाएंगे। वो जल्दी से अमायरा का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर ऋषभ गुस्से से बोला, मेरी बीवी का हाथ छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही तंश के एक्सप्रेशन ठंड हो गए। उसने ऋषभ को बिना देखे ही अमायरा से ठंडी आवाज में पूछा, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? अगर तुमने उसे अपना हाथ छूने भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वाइफी। उसकी आवाज में एक धमकी थी। अमायरा खुद नहीं चाहती थी कि ऋषभ उसे हाथ लगाए,
पर वो तंच से भी गुस्सा थी, इसलिए वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। तंच ने उसके हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ा कि अमायरा उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। ऋषभ इस बात का फायदा उठाते हुए पुलिस वालों से बोला, देखा आपने, ये कैसे मेरी बीवी के साथ आपके सामने बदतमीजी कर रहा है, जल्दी से इसे अरेस्ट करिए। इंस्पेक्टर गुस्से में हवलदार से बोले, जल्दी से हथकड़ी पहनाओ और इसे साथ लेकर चलो। जैसे ही हवलदार ने तंच के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, तंच की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने हवलदार को बिना देखे उसके पैर पर एक जोरदार किक मारी। तभी टूटने की आवाज के साथ हवलदार जमीन पर गिर गया और जोर से चिल्लाने लगा। टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि ऋषभ और अमायरा अच्छे से समझ चुके थे कि हवलदार के पैर की हड्डी टूट चुकी थी। अमायरा ने अपनी पलकों को झपकाते हुए तंच को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहा, एक ही बार में पैर तोड़ दिया। ऋषभ भी डरते हुए एक कदम पीछे हो गया। उसने अच्छे से सुना था कि तंच जब आर्मी में था तब दुश्मन उससे डरते थे, क्योंकि वो एक ही बार में सबको मार गिरा देता था। आर्मी छोड़ने के बाद भी लोग उससे खौफ खाते हैं, पर अब तंच एक बिजनेसमैन बन चुका है जिसकी असली पहचान किसी को नहीं पता, यहां तक कि ऋषभ को भी नहीं। ऋषभ ने देखा कि तंच उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो घबराते हुए अमायरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे कसते हुए बोला, अमायरा, याद करो मैं तुम्हारा पति हूं। तुम कैसे इस आदमी के साथ इतना घुल मिल सकती हो? ये तुम्हारा बस फायदा उठा रहा है। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, मगर इस इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे बच्चों के बारे में सोचो, जो अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें हम दोनों की जरूरत है। अगर हम अलग हुए तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तभी बच्चों का गैंग वहां पहुंच जाता है। स्माइली सबसे आगे थी और उसके पीछे पीछे कर्ष, अंश, त्रांश और तक्ष थे। वे चारों घुटनों के बल चलते हुए स्माइली के पीछे आ रहे थे। पर सिर्फ उन चारों के ही नहीं, बल्कि स्माइली की हालत भी बेहद खराब थी। वे सब इस वक्त भूत की तरह लग रहे थे। उनके शरीर पर रंग और धूल लगी हुई थी, यहां तक कि आटा भी भूत। वे सभी अमायरा से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। उन पांचों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि अमायरा को कोई दूसरा छुए। सभी की नजरें तीखी हो गई थीं। स्माइली ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने देखा कि कैसे ऋषभ ने अमायरा का हाथ पकड़ा हुआ है। गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़ा आलू सीधे ऋषभ की ओर फेंक दिया। आलू ऋषभ के सिर पर लगते ही वो चिल्लाते हुए अमायरा से दूर हो गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? इतना कहते ही उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। स्माइली जल्दी से भागकर अमायरा के पैरों से लिपट गई। मम्मा! अमायरा ने जब उसकी हालत देखी तो जोर से चिल्ला उठी। एक पल के लिए तो उसे हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसकी नजर बच्चों के गैंग पर भी पड़ी, जिनकी हालत देखकर उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अंश, तक्ष, कर्ष और त्रांश अमायरा के पास नहीं गए। वे चारों पैरों के बल चलते चलते सीधा तंच के पास पहुंच गए और किसी तरह उसके पैर पकड़कर खड़े होते हुए बोले, डैडी, डैडी। तंच ने अपनी गहरी नीली आंखों से उन चारों को देखा। बाहर का टेम्परेचर त्रांश के लिए सही नहीं था, इसलिए उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था, मगर उसके चेहरे पर इतने कलर लगे थे कि ये दिख नहीं रहा था। खासकर उसकी आंखों के पास लगा काजल उसे और भी डरावना बना रहा था, पर उसकी नीली आंखें हमेशा की तरह खूबसूरत और हिप्नोटाइजिंग थीं। सभी पुलिस वाले यह नजारा देखकर हैरान रह गए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, इतनी कम उम्र में इतने सारे बच्चे। पर तभी उनके दिमाग में एक और सवाल आया, जब ये बच्चे इस आदमी को डैडी कह रहे हैं, तो फिर यह अमायरा के पीछे क्यों पड़ा होगा? क्या वो उसका असली हस्बैंड नहीं होगा? सभी ने शक और गुस्से से ऋषभ की तरफ देखा और ऋषभ को अपना प्लान फेल होता महसूस होने लगा। ऋषभ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे, मगर वह हार मानने वाला नहीं था। वो जल्दी से कर्ष को गोद में उठाने के लिए नीचे झुका और प्यार से बोला, बेटा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, मेरे पास आओ। तुम इस आदमी के पास क्यों जा रहे हो? जैसे ही उसने कर्ष को उठाने की कोशिश की, कर्ष ने उसकी उंगली को अपने मुंह में डालकर जोर से काट लिया। ऋषभ को बहुत तेज दर्द हुआ। उसने छुड़ाने की कोशिश की, मगर कर्ष और भी जोर से काटने लगा। अगले ही पल ऋषभ की उंगली से खून निकलने लगा। ये देखकर वो घबरा गया। वो गुस्से से कर्ष को झटकने ही वाला था कि तंच ने कर्ष को अपनी गोद में उठा लिया और ऋषभ को वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए दूर धकेल दिया। इसी दौरान निशांत और दृष्टि भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जैसे ही उन पांचों बच्चों को देखा, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ऋषभ ने तंच के गोद से कर्ष को लेते हुए गुस्से में कहा, मेरे बेटे को छोड़ो। तंच मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो ले लो इसे गोद में। उसने आसानी से कर्ष को ऋषभ की गोद में दे दिया। ऋषभ बेहद खुश हो गया और कुछ बोलने ही वाला था कि कर्ष गुस्से में उसके बालों को खींचते हुए उसके गाल पर जोर से बाइट करने लगा। कर्ष को ऋषभ की गोद में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऋषभ जोर से चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, तुम शैतान बच्चे कहीं के, छोड़ो, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम क्या कर रहे हो? पर कर्ष और जोर से उसके बाल खींचने लगा और उसे काटने लगा। वो बिल्कुल लिटिल ज़ॉम्बी की तरह था। ऋषभ ने मजबूती से कर्ष का हाथ पकड़ रखा था। दर्द के कारण कर्ष उसे छोड़कर तंच की ओर देखकर रोते हुए बोला, डैडी। तंच ने देखा कि ऋषभ किस तरह बेरहमी से कर्ष का हाथ पकड़े हुए था। तंच के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने जल्दी से ऋषभ की कलाई पकड़ी और नस को इतनी ताकत से दबाया कि ऋषभ जैसे पत्थर की तरह खड़ा हो गया, बिना हिले डुले।
कर्ष तुरंत तंच की गोद में कूद गया और ऋषभ को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगा। तंच ने ऋषभ की कलाई मरोड़ते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए सर्द आवाज में कहा, जिस हाथ से तुमने मेरी वाइफी और बच्चों को छुआ है, तुम उस हाथ को भूल जाओगे। इतना कहकर उसने ऋषभ की कलाई और जोर से मरोड़ी। ऋषभ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ पैरालाइज हो गया हो। तंच की जलती हुई नजरें ऋषभ की आंखों में चुभ रही थीं, लेकिन स्माइली को सामने देखकर तंच ने खुद को काबू में रखा। उसने गहरी नजरों से पेड़ के पीछे छुपे शैडो गार्ड्स को सिग्नल दिया और शैडो गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। तंच ने ऋषभ को जमीन पर गिरा दिया। तभी पुलिस वाले अपने होश में आए और उनके लिए ये सीन पूरी तरह अजीब और कंफ्यूज करने वाला था। तभी विश्वास जल्दी से वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर को देखकर सीरियस होकर बोला, इंस्पेक्टर, ये हमारे घर का मामला है और जिसने शिकायत की है वो एक मेंटल पेशेंट है जो पागलखाने से भागा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे और यहां से चले जाएंगे। विश्वास के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, उसके साथ ही उसके शब्दों में वार्निंग भी थी। पुलिस वाले विश्वास को जानते थे कि वो टीजे का पर्सनल असिस्टेंट है और टीजे से सब डरते थे, इसलिए पुलिस वाले बिना कुछ कहे वहां से जल्दी से चले गए। भागते वक्त भी उनके चेहरे पर पसीना था। इस बीच ऋषभ की हालत सीरियस थी और वह अचानक बेहोश हो गया, पर बेहोश होने से पहले वो बताना चाहता था कि वो पागल नहीं है। फिर शैडो गार्ड्स उसे चुपचाप वहां से उठाकर गायब हो गए। अमायरा बच्चों की हालत देखकर अभी भी शॉक थी और उसकी नजरें बच्चों पर ही टिकी हुई थी। निशांत और दृष्टि भी केवल बच्चों को ही देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि ऋषभ कब और कैसे वहां से गायब हो गया। अंश, कर्ष और त्रांश तंच के पैरों से लिपट गए और उसके गोद में जाने के लिए चिल्लाने लगे। स्माइली ने अमायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, स्माइली के पास एक गिफ्ट है, रूम में चलिए ना। और देखिए, स्माइली ने अपना और बेबीज का मेकअप भी किया है। स्माइली गर्व से अपना चेहरा दिखाते हुए अमायरा को देख रही थी। अमायरा ने उसे देखा और खुद से सवाल करने लगी कि यह कैसा मेकअप है। उसके सभी बच्चे एकदम भूतों की तरह दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह स्माइली से क्या कहे। अमायरा अंडस्को तंच के चेहरा पर कोई नहीं था, मगर अमायरा को देखते हुए उसकी आंखों में एक मजाक था। तंच ने मौके का फायदा उठाया और चारों बच्चों को अपनी गोद में लेकर लंबे कदमों से घर के अंदर चला गया। अमायरा को जैसे ही यह बात समझ में आई, वो गुस्से से चीखते हुए बोली, अरे, मेरे घर से बाहर निकलो, कहाँ जा रहे हो तुम? अमायरा जल्दी से अंदर भागी और उसके पीछे पीछे स्माइली भी दौड़ पड़ी। निशांत और दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया, लेकिन उनके मन में एक ख्याल जरूर आया कि अगर सरकार ने जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया तो देश जल्दी ही खतरे में आ जाएगा। अंदर जाकर अमायरा ने देखा कि उसके चारों बच्चे तंच से लिपटे हुए थे और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। अमायरा ने गुस्से में कहा, उसे छोड़ो और उसे जाने दो, लेकिन चारों बच्चों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये देखकर अमायरा का दिल टूट गया, क्योंकि पहली बार उसके अपने बच्चे उसे इग्नोर कर रहे थे। यहाँ तक कि त्रांश भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। अमायरा को महसूस हुआ कि उसके बच्चे उसे धोखे दे रहे हैं। तभी स्माइली ने उसके हाथ को पकड़कर लटकते हुए कहा, मम्मा, आपके पास स्माइली है और हमारी सारी प्रॉपर्टी भी। स्माइली के पास बहुत पैसा है और आपके पास भी, इसलिए चारों बेबीज और डैडी कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ तक कि दादू भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिंदल परिवार की प्रॉपर्टी आपकी हो गई है और डैडी का सब कुछ भी आपका है। अगर डैडी हमें छोड़ते हैं तो हम केस करेंगे, फिर डैडी की प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। फिर डैडी गरीब हो जाएंगे तो हम उन्हें नौकरी पर खुद की देखभाल करने के लिए रख लेंगे, वरना खाना कौन बनाएगा? अमायरा अंडस्को, क्या ये सिर्फ 4 साल की बच्ची है जो उसे प्रॉपर्टी और पैसा का लालच दे रही है? क्या चारों बच्चे तंच के आने से भूल जाएंगे अमायरा को? क्या प्लानिंग कर रहा है तंच? अचानक बच्चे क्यों कर रहे हैं अमायरा को इग्नोर? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।